कैंसर डिजीज नहीं है, बल्कि ये आपका एक निर्णय है। ये सिर्फ 40 से 50 साल में हमने माइंड के ऊपर इतना स्ट्रेस डाल दिया है कि उसका गड़बड़ हो गई है। हमारे पास नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो वायरिंग है इतनी बड़ी है कि जितना 6000 शहर हों दिल्ली जैसे, इन्हें अगर हम इलेक्ट्रीफाई करने लगें, इतना बड़ा वायरिंग सिस्टम हमारे पास है। आप क्या जानते हैं कि एक निगेटिव थॉट आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं आंतों के अंदर का गट, आपकी आंतें 20 तरह के हार्मोन निकालती हैं। 5 चीजें मैं छोड़ने के लिए आपको कह रहा हूँ और आप परिवार में से सभी को छुड़वा दें और सिर्फ 90 दिन छोड़ के देख लें। 90 दिन छोड़ दें। अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया 30 फीट ऊपर आ गए हैं तो वो एक चीज मांगेंगे आपसे। किडनी खराब हुई तो किडनी की बीमारी, किडनी खराब नहीं हुई आदमी खराब हुआ, इसको पूरे को ठीक करो। सर चौथी चीज के लिए थोड़ा सा आपको इमोशनली तैयार रहना पड़ेगा। और दोस्तों आप भी, मुझे मालूम है झटका आपको लगेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा एलर्जीज, सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़, इसका कारण सबसे बड़ा दूध है। आज पूरे विश्व के एथलीट दूध छोड़ रहे हैं। सिर्फ 90 दिन के लिए दूध छोड़ दो। मेरे फ्रेंड ने बताया, फ्रेंड ने काउ थेरेपी करी है, 3000 रुपये रात पर नाइट लेता है। आप एक तरफ पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ इसी को आप दवाइयों में बहाने जा रहे हैं। आज का पॉडकास्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंककि आज का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन है, उसमें छोटी छोटी बीमारियां जिनसे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसकी वजह अगर आप जानेंगे, जो हमारे साथ राम सर हैं वो बताएंगे, उसकी वजह जो है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपका पेट और आपका दिमाग दोनों कनेक्टेड हैं और पेट को सर दूसरा दिमाग कहते हैं। तो अगर इन दोनों का कनेक्शन गड़बड़ हुआ तो आपका बीमार होना तय है। तो हम आज राम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की बीमारियां लोगों में फैल रही हैं और कैसे उनका इलाज हो सकता है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सर स्वागत है आपका बहुत हमारे पॉडकास्ट पर। सर कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे ये जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों हो रही हैं और इसका उपाय क्या है इसका? देखिए, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं करीब NLP जो मेरा सब्जेक्ट है, जिससे आप माइंड को प्रोग्राम करते हैं, ये 33 साल से लोगों को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, 33 ईयर्स से। लेकिन मैंने दूसरों को एम्पावर करने के लिए या ठीक करने के लिए इसे नहीं सीखा था। मेरे अपने कुछ एक मसले थे सेहत के। बचपन से मुझे सर का दर्द, जिसको माइग्रेन कहते हैं, आधा सर फटता है उसमें। उसके बाद एसिडिटी, पेट का दर्द, और या फिर पेप्टिक का अल्सर होना। उसके बाद आप कह सकते हैं बालों का उड़ना, और उसके बाद लास्ट में र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम अपनी भाषा में गठिया बाय कहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम मुझे आती थी और मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और डॉक्टर्स कहते थे कि ये आपके माइंड में कोई बड़े तनाव हैं जो गहरे बैठे हुए हैं और उसी की वजह से ये सब कुछ है। तब मैंने माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं पहले से एक अच्छा रीडर था, पढ़ने के लिए मुझे अच्छा लगता था। तो तब मुझे एक टेक्निक का पता चला जो माइंड को कैसे प्रोग्राम करें। माइंड के बारे में भी लोगों की बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं, पर मैंने उसे साइंटिफिकली पढ़ा और फिर मैंने उन मसलों को इरेज किया, मिटाया जो मेरे माइंड में पड़े थे। और मैंने देखा कि जैसे ही मसले इरेज करना शुरू करें, मैंने पेनफुल मेमोरी, कोई ट्रॉमा है, अपने भविष्य को खूबसूरत देखना शुरू किया, अपनी खुद की जो छवि है उसको बेहतर बनाया, तो मैंने पाया कि मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होने लगी। तभी धर्मेंद्र जी मैंने एक चीज़ और पढ़ी जो मैं अपने दर्शकों को सभी को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा शरीर बीमार होना जानता ही नहीं। अच्छा। और जबकि आप देखेंगे कि हर फैमिली में कोई ना कोई डायबिटीज़, प्री डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सर का दर्द और पेट खराब तो सभी को है। और एक तरफ डॉक्टर्स ये कहते हैं या मेडिकल साइंस कि हमारा शरीर सिर्फ होम्योस्टेटिस में रहना चाहता है या जानता है। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य की दशा में ही जीना चाहता है या जानता है। जो आप कह रहे हैं कि बीमार होना नहीं चाहता, नहीं जानता, चाहता नहीं है, जानता ही नहीं है। ठीक। इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं, उनका अपना एक ब्रेन है। ब्रेन के अंदर आत्मा भी है, जिसको हम जीन कहते हैं। वो बेसिकली हम उनको इतना प्रोग्राम कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं कि वो और कुछ नहीं तो मजबूरी में वो रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन का ही नाम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बीमारियां हैं। अगर मैं खुद सोचिएगा कि
आप मेरे अगर छोटे भाई हैं या ठीक है ना, एक ऐसा संबंध है कि भाई आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, पर मेरी आदत यह है कि मैं दिमाग से इतना निगेटिव आदमी हो जाऊं कि मैं तुम्हें हमेशा सताने लगूं, टॉक्सिक हो जाए आप, टॉक्सिक हो गया, नार्सिस्ट हो गया, तो मैं हर टाइम आपको सता रहा हूं। तो आप देखेंगे कुछ दिनों तक आप झेल पाएंगे, कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे भाई मुझे माफ़ कर दे, फिर भी माफ़ नहीं कर रहा, फिर कुछ दिन के बाद सर में पकड़ लेंगे, कभी आपको डर लगने लगेगा, कभी नींद नहीं आएगी, कभी मैं घर में घुसने से पहले ही पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ आपकी लाइफ में, तो फिर आपको डर लगा, कांपने लगेंगे, यानी कि मैं माइंड हो गया हूँ और आप शरीर हो गए हो। इसका मतलब है कि आपका इस समय का जो बिहेवियर है ये बीमारी है, जबकि ये बीमारी पहले नहीं थी, ये मैंने करी है, यानी कि मैं जो माइंड हूँ। यही आपको माइंड और बॉडी के रिश्ते को समझना होगा। आपने अपने माइंड में बहुत सारे मसले रखे हैं, उन मसलों को जब मैंने स्टडी करा, पढ़ा और लोगों के साथ अप्लाई करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट करीब करीब सभी के पास कोई ना कोई पास्ट का मसला है। बिल्कुल होता है सर। कोई ना कोई ब्रेकअप पड़ा है, कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि फेलियर पड़ा है, कोई एब्यूज़ पड़ी है बचपन की, माता पिता की डांट पड़ी है, टीचर्स का ये पड़ा है कि तेरे से कुछ नहीं होगा, बॉस की बातें पड़ी है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और तुझे तो आगे ही नहीं बढ़ना है। कई बार बीवी और पति के जो डायलॉग हैं वो आपके दिमाग में पड़े हैं और आपके अंदर एक डाउट आ चुका है कि कुछ गड़बड़ है। वो जो मसले हैं वो आपको बीमार कर रहे हैं। छोटी बीमारी ले सकते हैं आप, नींद नहीं आने से लेकर और कैंसर तक। कैंसर भी सर रिलेटेड है इससे? देखिएगा, अगर आप, मैं एक बार एक बड़े डॉक्टर की बात या वर्कशॉप कर रहा था, उनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, पॉपुलर नाम है, अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के वो एक बार पहले 10 लोगों की टीम में थे, पैनल में थे। हाँ। तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने माइंड के ऊपर काफ़ी काम किया, एक किताब भी लिखी है उन्होंने, क्वांटम हीलिंग। उनका ये मानना है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी माइंड यानी कि थॉट के ऊपर बेस्ड हैं, विचारों से। तो आप यूँ समझिए, जब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं यूँ का त्यों रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ योर डिसीज़न। अच्छा। कैंसर डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये आपका एक निर्णय है कि आपने अपने शरीर को, माइंड को इस पोजीशन पर ला दिया है कि आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन या इतना पेन चल रहा है कि आपकी जो सेल हैं वो इस तरह से बिहेव करने लगी हैं, इस तरह से उनका व्यवहार हो गया है कि वो बिना मतलब ना तो समय से मर रही है और वो ऊट पटांग तरीके से अपना बिहेवियर बदल कर आपके अंदर जमा हो रही है, जिसका नाम हमने कैंसर दे दिया है। सर ये मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना, आप कहते हैं कि जो गट है इंसान का वो दूसरा सेकंड ब्रेन है वो, तो ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती कि पेट ब्रेन की तरह कैसे बिहेव कर सकता है और ये क्यों हो सकता है? लोगों को समझ में, एक लेमैन की भाषा में अगर बात करें तो ये समझ में नहीं आता लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कह रही है, और मेडिकल साइंस में हम एक ब्रेन के साथ नहीं जीते, 3 ब्रेन के साथ जीते हैं। अच्छा। इसे हम हेड ब्रेन कहते हैं, और अगर इसका आप दूसरा नाम ले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दूसरा ब्रेन आपका गट ब्रेन है, जिसको आप एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS कहते हैं, और तीसरा ब्रेन आपका हार्ट ब्रेन है, जिसको आप INS इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा ब्रेन ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में और जितनी इसकी पावर है, कुछ एक सालों के बाद मुझे तो ये लगता है कि ये फर्स्ट ब्रेन हो जाएगा, ये सेकंड ब्रेन ना कहलाया जाने लगे। ध्यान से सुनने की कोशिश, ध्यान से अगर आप एक चीज़ को देखें धर्मेंद्र जी, कि आपके आंतों में वो सारे न्यूरॉन्स हैं या वो ब्रेन सेल्स हैं, जो ब्रेन सेल यहाँ हैं वही यहाँ पर हैं। आप क्या यकीन कर सकते हैं कि आपके गट का, आपके यानी कि मुंह से शुरू होकर आपकी बड़ी आंत तक जो GI ट्रैक्ट जा रहा है, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, वह उनकी अपनी एक आर्मी है, जिसको आप इम्यूनिटी पावर कहते हैं। और आपके ब्लड में जितने इम्यून सेल हैं, इम्यूनिटी प्रतिरोधात्मक शक्ति की जितनी कोशिकाएं हैं, जिसको आप श्वेत रंग कणिकाएं कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रक्त, ठीक है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपके एक एक बैक्टीरिया को मारती है। क्या आप जानते हैं उससे ज़्यादा आपके पास जो इम्यूनिटी की सेल है वो आपके गट में है। जितना आपका माइंड, स्पाइन में जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन नर्वस सिस्टम है, उससे बड़ा नर्वस सिस्टम आपके गट में है। और अगली चीज़ को चौंक जाएंगे आप,
जिसको हमारे शास्त्रों में हमारे मुनियों ने हमें बताया था कि आप एनर्जी चक्रा ठीक कर लें। बिल्कुल उन्होंने तब ठीक कहा था। कुछ 1000 साल पहले ही वो बिल्कुल ठीक था और अभी भी ठीक है। लेकिन उस समय माइंड के थॉट ज़्यादा नहीं थे। ये सिर्फ 40 से 50 साल में हमने माइंड के ऊपर इतना स्ट्रेस डाल दिया है कि उसका गड़बड़ हो गई है। आपको मालूम है कि हमारे पास 7 एनर्जी चक्रा को ठीक करते हैं। यह एनर्जी चक्रा क्या होते हैं? इनको हम ग्रंथियां कहते हैं। इनके अंदर से हार्मोन निकलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपना मनपसंद खाना सोच लो, अभी मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल सर। अगर आप किसी के साथ प्यार से जुड़े हुए हैं और वो इंटीमेसी वाला प्यार, अतरंगता जिसको आप कहते हैं, तो इमीडिएटली ये उसके साथ के पल को सोचते हुए आपकी जो सेक्स पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। यानी कि हमारा थॉट हमारी एक एक ग्लैंड में जाकर उसमें से हार्मोन निकालता है और उस अंग को प्रभावित कर देता है। इज दैट राइट? एग्जैक्टली। समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपका गट चक्रा है उसमें जितनी भी ग्रंथियां हैं वो बाकी शरीर की ग्रंथियां अगर हमने एक जगह इकट्ठी कर ली, जो हार्मोन निकालती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे हम बीमार पड़ें या हम हेल्दी हो जाएं, वो सारी ग्रंथियां एक जगह जोड़ लें और पेट की ग्रंथियां एक जगह जोड़ लें, तो पेट की ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं वो ज़्यादा हैं। क्या आप जानते हैं कि एक थॉट आपकी वेगस नर्व के द्वारा, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम नया वेगस, थोड़ा सा वेगस के बारे में बता दें, जो दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन अभी ये समझिए कि हमारे पास ब्रेन कैसे मैसेज भेजेगा। तो उसके पास वायरिंग है। जैसे आप टेलीफोन उठाते हैं और कोई ना कोई, अब तो सिग्नल हो गए, पहले तो वायर था। इज दैट राइट? जैसे करंट यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से स्विच ऑन किया और वहाँ पर बल्ब जल गया, तो ये एक वायरिंग है। हमारे पास नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो वायरिंग है इतनी बड़ी है कि जितना 6000 शहर हों दिल्ली जैसे, इन्हें अगर हम इलेक्ट्रीफाई करने लगें, इनका विद्युतीकरण करने लगें, तो जितना तारों की आवश्यकता 6000 इसमें होगी, आप कह सकते हैं कि शहरों में, इतना बड़ा वायरिंग सिस्टम हमारे पास है। शरीर में, एक जी, इंसान में, पूरी बॉडी में। यानी कि आपका मच्छर यहाँ काटता है तो पता चल जाता है ना, तो यहाँ से भी नर्वस सिस्टम चल रहा है, इतनी जगह से भी, ठीक है ना। तो वेगस नर्व बेसिकली हमारे माइंड से मेन जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, यहाँ से लेकर और आपके सेक्स ग्लैंड तक, इन पर सब पर जो मैसेज देती है वो हमारी वेगस नर्व होती है। वो वेगस नर्व, याद रखिएगा, जैसे ही आपका यहाँ थॉट बदला, थॉट यहाँ बदला कि मेरे सामने इस समय नाग आ गया है, टाइगर आ गया है, या मैं ही आपसे कह दूं, जबकि वो सच नहीं है, पर अभी आप डर जाएंगे कि इमेजिन करो एक ब्लैक कोबरा चलता हुआ घर के दरवाजे पर पहुंच गया और अंदर परिवार बैठा हुआ है। सिर्फ यही सोचकर आपको कंसर्न आने लगी, यानी कि आपकी ग्लैंड्स ने रिएक्शन देनी शुरू कर दी। आप क्या जानते हैं कि एक नेगेटिव थॉट आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं आंतों के अंदर, उनको इमीडिएटली प्रभावित करता है और आपका गट, आपकी आंतें 20 तरह के हार्मोन निकालती हैं। आपने सोचा कि समोसा मेरा फेवरेट फूड है, तो एक तरह का सलाइवा निकल गया, आपके गट में 20 तरह का हार्मोन निकलते हैं। 20 तरह के फाउंटेन चलते हैं वहाँ पर। उस समय या तो निगेटिव फाउंटेन चल रहे हैं या पॉजिटिव, और निगेटिव फाउंटेन चलेंगे तो आपको पता नहीं कितनी बीमारियाँ होंगी उनको बात गट से रिलेटेड। उसमें से मोटापा है, डायबिटीज़ है, उसी से ही आपकी पूरे शरीर में दर्द है, आपकी कब्ज है, आपका ब्लोटिंग है, आपका इंडाइजेशन है, आपका डायरिया है, आपका मूड खराब है। हाँ जी, सब कुछ उसी से सभी, मतलब इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। मैं पॉडकास्ट में सवाल शुरू करने से पहले बता दूं, आपने समोसा बोला तो मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि जानते मैं समोसे का बहुत, समोसा देखती मुझे लगता है मैं खा लूँ। तो आप जो कह रहे हैं 20 तरह के फाउंटेन होते हैं, अब अगर मैं सोचूं सबसे पहले लेमैन की भाषा में, तो NLP क्या है? अगर आम आदमी, मैंने आज NLP के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता, NLP को आम आदमी की भाषा में हम कैसे समझा पाएंगे? देखिए, आप कोई कार खरीदते हैं जी, तो आपको कुछ देर के लिए डेमो दिया जाता है, ठीक है, और फिर डेमो देने के बाद वो आपसे कहते हैं कि ये ऐप दे रहा हूँ और इस ऐप में सब कुछ लिखा हुआ है। अब मॉडर्न कारें आ गई तो पुरानी कारों को छोड़कर जैसे ही आप नई कार में लेते हैं तो आपको 1-2 घंटे की वहीं ट्रेनिंग देते हैं और आपको एक मैनुअल दिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो ऐप में है या फिर कागजों में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो कार जो आपने ली है वो तो आप कह सकते हैं जी 50 लाख की है, लेकिन वो जो मैनुअल है
उसके बगैर वो कार बेकार है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कार का आनंद लेना चाहते हैं तो आप उसको मैनुअल को समझेंगे। जब आप पैदा होते हैं अभिषेक जी, तो आपके पास उस समय 86 बिलियन ब्रेन सेल आपको दी जाती हैं, जो चिपचिपा सा ऊपर दिखाई देता ना, 86 बिलियन। 86 बिलियन। 86 के बाद में 10 जीरो लगेंगे, बाप रे। इतने दिया जाता है। और एक ब्रेन सेल की जो कैपेसिटी है, एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो 82 GB होती है एक ब्रेन सेल एक ब्रेन की। और 86 बिलियन इंसान और के 86 बिलियन है। और अगर आप उनको भरना भी शुरू करें तो वो नई बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरोजेनेसिस का मतलब बढ़ती है। अब इसको लेते हैं, जब आप पैदा हुए थे तो आपको एक ब्रेन दिया गया था, और आपको इस ब्रेन में 2 चीज़ें दी गई थी, एक सी ड्राइव और एक DEF ड्राइव। तो सी ड्राइव वो थी कि ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा है कि आपकी हड्डियां कैसी होंगी, आपकी स्किन कलर कैसा होगा, आपकी नाक कैसी माँ पे जाएगी कि पिताजी पे जाएगी, सब बना के दे। आपकी आंखें, वो सारा एक तरह से सी ड्राइव है, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ठीक है ना। अब दूसरी ड्राइव क्या थी कि उसमें हमें बहुत सारा खाली स्पेस दे दिया, क्योंकि आप सुपर कंप्यूटर बनाने थे उनको। और वो जो खाली जगह थी आपके ब्रेन में, उसमें आपने घटनाएं भरनी शुरू कर दी। पैदा होते ही आपको थप्पड़ लगाया गया कि रो, ताकि सब लोग हंसें। फिर आपने ABCD गलत लिख दी और वो वहाँ पर चला गया, और डॉक्टर आपके टीचर ने कहा तुम तो पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी दिन आपको धमका कर फूफा जी ने गलत बात कह दी। एक दिन आप हल्का सा कुछ टेंशन में थे और आपकी शुगर तय करी गई, तो पाया गया कि शुगर होगी। तो अब डॉक्टर ने आपके अंदर एक यकीन दे दिया, तुम शुगर डायबिटिक हो गए हो। एक दिन आप फेल हो गए, अपना बेस्ट काम नहीं कर पाए, तो आपके बॉस ने कह दिया यू आर इरेस्पॉन्सिबल, तुमसे कुछ नहीं होगा। आपके पास लाइफ में कोई फेलियर आ गया, कोई ब्रेकअप आ गया, कोई ग्रीफ शोक ऐसी लाइफ में आ गए कि हमारे जीवन से कोई खास लोग चले गए, और आपके इस खाली जगह में जो ब्रेन था, ये सब बेकार की इवेंट, बेकार की घटनाएं भरनी शुरू हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, ये 86 बिलियन का जो ब्रेन था आपका, इसको जब आपको इतनी बड़ी सी रिसोर्स, इतना बड़ा संसाधन दिया गया है, इसको चलाने के लिए क्या आपको लगता नहीं कि कुछ एक रूल्स पता होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी सी बात है कि वो जो चलाने के रूल्स हैं, उनका नाम NLP रख लो, उनका नाम कुछ भी रख लो। ठीक है। पहले एक समय था, मेरे और आपके, आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं जी। ठीक है ना, मेरी उम्र 65 साल है, तो बचपन में, पर लगता नहीं है। हाँ, तो बचपन में आप भी NLP को यूज करके यंग रहेंगे। मैं आज से ही इस्तेमाल करूंगा। जी बताएं। आप जी, बताएं। मैं बताता रहूँगा आपको। जी। तो उस समय मेरे गांव में हमें ठोकर लग जाती थी, अपने आप भर जाता था, ठीक है ना। किसी बात पे गुस्सा आए, 2 थप्पड़ और लग जाते थे। और उस समय एक चीज़ कहा करता था, पेठा और बेटा तो ऐसे ही पल जाता है। बुआ जी होती थी, बहन होती थी, गांव के लोग होते थे, पल जाता था, पल जाता था, बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस तनाव से गुजर रहे हैं, जिस खाने को खा रहे हैं, जिस तरह से लोग हमारे साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिस अकेलेपन में हम जी रहे हैं, जिस स्कूल में हम जाते हैं वहाँ पर कितना पीयर प्रेशर है, यानी कि दबाव है हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर, खुद भी कह ले। रिश्तों के टूटने से हमें पता नहीं कौन हमें समझाएगा। पहले आपके पास ये सारे पेन नहीं थे, और जो थोड़ा बहुत पेन आता था तो बुआ जी, मामा जी, चाचा जी आपको आलिंगन में लेकर समझा देते थे और आप फ्री रहते थे। आज वो माहौल नहीं है, और इतनी घटनाएं हमारे बच्चों की लाइफ में या हमारी इस जनरेशन को फेस करनी पड़ रही है कि वो उनका जो सी ड्राइव है, जो उनकी बॉडी को चलाने के लिए बना था, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि आपका वायरस अगर F या E फाइल में है तो वो C फाइल को भी खराब कर देता है। तो इसलिए जो NLP की कला है, वो जब मैंने सीखी तो मुझे पता चला कि जो मेरे अंदर ट्रॉमा पड़ा था, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि मेरा जब मैं 10-11 साल का था तो मेरे फादर गलती से, किसी नौकरों की गलती से, वो कुआं बना रहे थे, ट्यूबवेल, वो 90 फीट गहरा था, और किसी उनको नीचे उतरना था रस्सी से और एक टोकरे में खड़े होकर। ये 1971 की बात है, और अचानक वो उनके हाथ से वो रस्सी छूट गई, वो 90 फीट नीचे गिरे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो घटना, और लोगों ने जब मुझे बताई, वो किसी ने नहीं बताई, मेरी मदर ने नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे फादर इस तरह से चिल्ला रहे थे नीचे पड़े हुए, लोगों में अफरा तफरी थी, तुम्हारा घर में ये अफरा तफरी थी। तो वो एक ऐसी पिक्चर बन गई, एक ट्रॉमा हो गया, वो ट्रॉमा हो गया, ठीक है ना। उस ट्रॉमा को जब तक मैंने जिया है तब तक मैं बीमार रहा हूँ। जब मेरी NLP आई तो मैंने इस ट्रॉमा को NLP की एक्सरसाइज लगाकर वहाँ से उसको इरेज किया, उसकी एंग्जाइटी को
हटाया, उसके डिप्रेशन के थॉट को हटाया, आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ एक हफ्तों महीनों में मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी। मैं आज एक चीज़ बताता हूँ आपको, मतलब एनएलपी में वो ताकत है आप जो बता रहे हैं अभी, इतनी आपके ताकत है एनएलपी में ताकत नहीं है सर। आपके जैसे ही मैं कहूँगा कि ऐसे ये टेक्निक को ऐसे लगाओगे आप, 40-50 मिनट की टेक्निक है, तो आपके माइंड के अंदर जैसे ही बदलाव आएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ करता था और मुझे कौन कौन से वैद्य ने मुझे पंचारिष्ट नहीं पिलाए और दरासक्सव नहीं पिलाए, कितनी मैंने एंटासिड नहीं खाए हैं, ये मेरी फैमिली मेरे बड़े भाई और गांव के लोग भी जानते हैं कई। सर पेप्टिक अल्सर मतलब आंत में जो जख्म हो जाते हैं वही या कुछ हाँ और? एग्जैक्टली वही फोड़ा हो जाता है, फोड़ा, हाँ जख्म में फोड़ा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझे डॉक्टर ने कहा था कि गठिया बाय ऐसी है कि आप चल भी नहीं पाएंगे, और आज मुझे करीब करीब 33-34 साल हो गए, मुझे कोई गठिया बाय नहीं, और मैं 7-8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, पूरे दिन खड़ा रहता हूँ। ना मुझे 33 सालों में सर दर्द हुआ है और ना ही मुझे उसके बाद ये बाल गिरे हैं। और 33 साल पहले ये बीमारियां आपको थी जी 93 में मुझे ये सब डायग्नोज हुआ था लास्ट वाला जब, और मैं आज भी जानता हूँ कि मेरी मदर ने कहा था कि तुम गांव आ जाओ, और मैं गांव में खड़ा था, दिवाली होली का टाइम था, तो एक बाबा जी कहने लगे बेटा बैठ जाओ, चारपाई तो पड़ी है। मैंने कहा जी अगर मैं बैठ गया तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अच्छा। और खड़े होते हुए जो बैठ रहा हूँ उसमें इतना पेन होगा, तो पैर सूजा हुआ था इस तरह से, घुटने दोनों। तो जबकि गठिया के लिए तो कहा जाता है कि किसी को हो जाए तो जाता नहीं है, और ये जेनेटिकली बोलते हैं लोग कि होता है कि आपको है तो आपकी जनरेशन में आगे होगा, लोग ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस आपको पता होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ना, 1970 में एपिजेनेटिक्स नाम की एक इस साइंस आई है, उसने ये तय कर दिया है कि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये मात्र आपके विचारों की बीमारी है। कभी भी आप सुन लीजिएगा कि चाहे वो आपका गठिया बाय यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, या फिर बालों का गिरना एलोपेशिया, या फिर स्किन की बीमारी सोराइसिस जैसी बीमारियां, ये मात्र आपके शरीर में दिखाई देती हैं। मोटापा भी आपके शरीर में दिखाई देता है, हाँ। और ये बीमारियां भी, याद रखिएगा, ये दिखाई आपके शरीर में दे रही हैं, लेकिन इसका बीज आपके माइंड में है। माइंड में कुछ अंदर युद्ध चल रहे हैं, आपके तनाव चल रहा है, कोई इनसिक्योरिटी अनिश्चितता चल रही है, और ये बैटल ग्राउंड आपका शरीर बन गया है। सर मैं जानना चाहता जैसे आपने कहा कि एनएलपी से जो आपकी बैड मेमोरीज़ हैं जो भी हैं आप उसको इरेज कर देते हैं, तो क्या इतना आसान है? क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को, जैसे आपने ब्रेकअप की बात की, आजकल की जनरेशन है, ब्रेकअप हो गया तो वो 2-2, 3-3 महीने रो रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो क्या इतना ईजी है किसी चीज़ को हटा पाना, इमोशंस को? बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा, जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है। ये सब समटाइम्स इट टेक्स लेस देन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ। मैं उसकी 2 से ढाई घंटे में तो मैं उसकी एंग्जाइटी हटा देता हूँ, जिसके कारण वो 20 सालों से उसकी छाती दब रही है, या सर फट रहा है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बेचैनी जो होती है। जी। और ये सब रेफरेंस हैं, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर आपके माइंड के अंदर इतनी पावर है, बस उसे सिर्फ एक मैनुअल चाहिए। कार तो आपकी 110 की स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल। सवाल ये है कि आप मैनुअल ले रहे नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जी। ये सर आप लव केमिकल भी कहते हैं दिमाग से निकलता, वो क्या है? देखिए हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर इन ब्रेन सेल्स को, जो 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, जब ये आपस में बात करती हैं तो इन्हें बात करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हिंदी उर्दू नहीं है वहाँ, इंग्लिश पंजाबी भी नहीं है, इनके बीच में केमिकल्स निकलते हैं। अगर वो खूबसूरत केमिकल खुशी का है तो आप ये एक न्यूरॉन को पता चला कि मैं खुश हूँ, वो दूसरों को बताता मैं भी खुश हूँ, और इस तरह 86 बिलियन न्यूरॉन खुशी के उस मोमेंट को जीते हैं। अच्छा। तो यानी कि एक दूसरे को ये वही केमिकल भेजते हैं, वही प्यार का केमिकल है, उसी तरह से खुशी का केमिकल है, और उसी तरह से दुख का केमिकल है। सही बात तो ये है कि एक लाइन बोल देता हूँ, इसके ऊपर फिर अगल कभी सवाल करेंगे। वो ये है कि आपके पास इवन आपके गट में इन केमिकल्स का जन्म होता है, जो आपका गट का यानी कि आपका जो पेट है वही उनको पैदा करता है, यूज़ आपका माइंड करता है। अच्छा। ठीक है ना। आपके गट के अंदर अगर वो बैक्टीरिया नहीं है जो लव केमिकल बनाता है, तो आपके रिश्ते टूटेंगे। अच्छा।
उसका गट का उस बैक्टीरिया का नाम भी मैं बता दूंगा, लेमैन लैंग्वेज में लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका नाम बता देता हूँ, लैक्टोबैसिलस रोटेरी है, कभी गूगल कर लेंगे। आपके गट के अंदर एक ऐसा बैड बैक्टीरिया है, अगर वो पनप गया तो वो आपको इवन आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा, आपके माइंड को हैक कर देगा। अच्छा, आप ये कहेंगे घर वाले, यार ये अच्छा भला था, ये मरने मारने पर क्यों रहता है। पता चला कि आप बिना मतलब 150 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं। इतना खतरनाक इतना खतरनाक है, बिना मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं कूद कर दिखाऊंगा इस पर पहाड़ से बगैर किसी रस्सी के, यानी कि आप अननेसेसरीली जानलेवा एक्टिविटी करेंगे। ये सबके अंदर होता है सर? ये नहीं, सबके अंदर नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर होता है उसके अंदर ये पैटर्न दिखाई देते हैं और ये तय हो गया। इसका भी नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड के अंदर वो केमिकल्स जो हैं वही तय करते हैं कि इस समय आपके बॉडी के अंदर यहाँ पर एक थॉट आया, वैसे भी समझ के देखिएगा। मान लेते इस समय मेरे सामने एक मुझे एकदम से एक खबर मिले, अरे यार तुम्हारे घर में ये हो गया, होगा ना, तो इसका मतलब है हार्ट बीट भी बढ़ गई, पूरी बॉडी भी हिल गई। पता है ये क्यों हिली? क्योंकि ये थॉट ने 1 सेकंड के अंदर वो केमिकल निकाले, पूरे ब्रेन को बताया, ब्रेन ने अपनी ग्रंथि को बताया जिसे आप क्राउन चक्रा कहते हैं, हाइपोथैलेमस, और उसने पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से फाइट और फ्लाइट मोड दे दिया, या तो लड़ो या भागो, और एकदम से आप ऐसे कर देते हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लोगों ने ये परमानेंट बना रखे हैं ये मसले, और जो हर टाइम आपके बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड चल रहा है, जिसके कारण आपकी शुगर बढ़ रही है, क्योंकि जब भी फाइट एंड फ्लाइट मोड आएगा आपका लीवर एक्स्ट्रा शुगर बनाकर आपके ब्लड में डालेगा, क्योंकि या तो आप लड़ो या भागो, तो आपको शुगर की जरूरत पड़ेगी। ये पॉजिटिव सिग्नल है, ये डायबिटीज़ 2 नहीं है, पॉजिटिव सिग्नल है। सवाल ये है कि इस मसले को हटाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी गूगल करके, मेडिकल साइंस इतना पढ़ना चाहिए आप सबको। दूसरा, आपकी नसें श्रिंक हो जाएंगी और पीछे से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसी का नाम हाई ब्लड प्रेशर है। आपकी केमिस्ट्री यहाँ की बदल जाएगी, ठीक है ना। और जो बाकी आपके पॉजिटिव केमिकल थे, प्यार के थे, खुशी के थे, वो नहीं बनेंगे, सिर्फ अब आप नेगेटिव केमिकल के शिकार बन जाएंगे। और ये नेगेटिव केमिकल अगर बहुत दिनों तक निकलता रहा तो इसे आपके पॉडकास्ट में एक नया वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसे गूगल कर लेंगे कभी भी जी। वो आपका कोर्टिसोल है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड में से वो कोर्टिसोल निकलता है, और अगर वो निकलता रहा तो इसे हम कोर्टिसोल फटीग कहते हैं, कि आपका पेट नहीं रुक रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे पर बैली अंदर नहीं जा रही, आप थके से रहने लगे, आपके चेहरे का ग्लो चला गया, आपको ऐसा लग रहा है कि टायर्ड होते जा रहे हो, और आपका वेट और आपकी शुगर ये बढ़ती ही जा रही है। इसे हम कोर्टिसोल फटीग कहते हैं, जो विचारों से पैदा होती है। अच्छा, ये सब कुछ विचारों से ही पैदा होती है जी। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वही हमारी बीमारियों को अंदर से बढ़ा रहा है। जो भी आप सोचेंगे इस समय, अगर आपके पास कोई ऐसा मसला पड़ा है जिसको अभी आपने जिसका समाधान नहीं किया, तो हम इसे अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं। इसे ही हम अनरिजोल्व्ड इशू कहते हैं। इन्हें हम अनसुलझे मसले कहते हैं। माइंड इन्हें ले लेता है। मान लेते 10 साल पहले मुझे किसी ने इंसल्ट किया, वो 10 कैलेंडर तो बदल गए, पर मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। वो जैसी घटना याद आती है, या मैं उस जगह से गुजरता हूँ, या वो आदमी का कोई जिक्र कर दे जिसने मुझे इंसल्ट किया, थप्पड़ मारा या मुझे बेइज्जत किया, वो सारा का सारा मेरा माइंड उन्हीं मोमेंट को जीने लगता है। इसका मतलब है आप अपने पास्ट में उस घटना को छोड़कर नहीं आए। यद्यपि बहुत सारे ज्ञानी कहेंगे कि जी पास्ट को पास्ट में छोड़कर आओ, कोई नहीं मिला मुझे आज तक। ऐसे ज्ञानी मुझे बहुत सारे मिलते हैं सिर्फ फेसबुक पर या बहस करते हुए कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में कौन रहता है? प्रेजेंट में आप में से, हम में से कौन रहता है? आपकी जितनी भी पहचान है वो पास्ट से आई है, आपके डर पास्ट से आए हैं। इस समय आपके पास कोई भी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये कल से पता है, कल यानी कि पास्ट से आया है। आपके पास कोई बेकार का ट्रिगर पड़ा है, अंदर बेकार का कोई मसला पड़ा है, वो भी पास्ट से आया हुआ है। तो जब आप इस मोमेंट को जी ही नहीं रहे, तो जब लोग कहते हैं कि मैं उसको पास्ट में छोड़ आया, तो फिर आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? 20 साल पहले, 30 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे ये बोल दिया था, वो मसले पड़े हुए हैं। सर मुझे बचपन में एक आदमी ने गलत तरीके से टच किया था, तब से मैं बहुत अपराध बोध में जीती हूँ। मैं अपने पति के साथ कैसे बताऊँ, शेयर करूँ इसको? मैंने कहा वहीं खड़े हो अभी उसी बच्चे के साथ,
यानी कि तुम बड़े हो गए कैलेंडर में, लेकिन मेमोरी तो वही है। एंड यू आर नथिंग बट योर ओन मेमोरी। अभिषेक आप हो, कोई और नहीं है, तुम खुद अपनी मेमोरी के अलावा कुछ नहीं हो। आज मैं आपके किसी तरह से, भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरे सर में चोट लग जाए और मैं अपनी मेमोरी को भूल जाऊं, तो मेरा संबंध क्या माँ के साथ? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं ये कौन है। पत्नी को मैं क्या करूं, बहन के साथ, मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूं। तो जो मेरी मेमोरी है वही तो मैं हूं, वही तो मेरी पहचान है। तो सर ये जो 86 बिलियन अंदर हैं, 86 बिलियन की जो मेमोरी कार्ड है उसको इरेज नहीं किया जा सकता, अगर कहा जाए आम भाषा में, तो आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर उन मेमोरीज की पावर को बिल्कुल आप जीरो कर सकते हैं जो बेकार की हैं। और उसकी मतलब वो कर सकते हैं आपके जरिए और आपके एनएलपी के जरिए। हाँ, ये मैं वो इरेज तभी होंगे और 100 तभी और उसमें 100% है। लेकिन अगर उनको इरेज नहीं किया तो आपका गट भी खराब है, आपका अच्छा पेट भी खराब है, आपका हार्ट भी खराब है, और इसके अलावा आपके डीएनए पर और आपकी जीन पर जेनेटिक बीमारी बोली ना सर ने, वो याद रखिएगा, हर एक थॉट जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके जीन को नहीं बदलता, जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास एक वाइट बोर्ड है, वो वाइट बोर्ड नहीं बदल रहे हैं आप, लेकिन वाइट बोर्ड पर आई लव यू भी लिख सकते हैं एंड आई विल किल यू भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, गोट माई पॉइंट। इन दोनों का मीनिंग अलग है। तो आप अपने जेनेटिक वाइट बोर्ड पर ये भी लिख सकते हैं कि आपको 100 साल जीना है, और वहाँ पर आप अपनी नाराज़गी, अपना डिप्रेशन, अपने मसले लिखकर ये भी लिख सकते हैं कि भाई जल्दी से मुझे बीमारी दो। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं अब हम। एपिजेनेटिक्स ये कला ये सिखाती है कि हर एक विचार आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलता है। अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी बाद में आई है जो पहले नहीं थी, तो आखिर जेनेटिक जीन तो बदली नहीं, जीन तो बदली नहीं, लेकिन वो खत के ऊपर जो मजनू वो था ना, मजमून लिखा, मजमून जो था वो बदला गया है। यानी कि कागज नहीं बदला गया, पर कागज, अब एक कागज आता था चिट्ठी में कि यहाँ सब खुशहाल हैं और मैं घर पर आ रहा हूँ, बड़े भाई की चिट्ठी आती थी, और एक बार ये कह दिया जाए भाई तुम्हारा कौन से किसका ये एक आई मीन कोना कटा कागज आया, खत आया है, तो सोचते थे भैया हमारे तो आए ना, हमारे नहीं, क्योंकि वो तो परेशानी करता है ना। तो यानी कि वो जो कागज है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, कागज के ऊपर जो संदेश लिखा है वह आपका सबसे बड़ा मसला है। और आप जेनेटिकली भी याद रखिएगा अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। ये मैं सारा कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, अब आपने बैक्टीरिया के जिक्र किया कि पेट में हमारे बैक्टीरिया होते हैं अच्छे और बुरे, तो ये कैसे होता है? अच्छे और बुरे ये क्या है? ये दोनों अगर बुरे हैं, लोग तो बैक्टीरिया के नाम से डर जाते हैं। कोई कह दे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आदमी डर जाता है, डॉक्टर के पास भागता है, कभी स्किन में हो जाता है, कभी पेट में हो जाता है। तो बैक्टीरिया अच्छा कैसे हो सकता है और वो क्या करता है? हाँ, आपको मैं पहले तो ये बताऊं कि मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये सिर्फ 15 से 20 साल पुरानी चीज़ें चल रही हैं और अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात चल रही है। कई बार आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देने के बाद ये वही कहते हैं कि दही खा लिया करो, क्योंकि दही में वही बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट में चाहिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मदर से पैदा होते हुए अगर हम सिजेरियन नहीं हुए तो बहुत अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। अच्छा, हाँ, तो वो बैक्टीरिया हमारे अपने मदर के बॉडी से मिलते हैं और वो हमारे अंदर जाते हैं और बड़ी आंत में जाकर अपना वास करते हैं जहाँ पर अंधेरा है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, वो हमारे साथ एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें जगह दो, हम यहाँ अपनी कॉलोनी बसाएंगे और हम आपको जीवन देंगे। इनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, इन बैक्टीरियाज की टोटल पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन है, जबकि आपकी बॉडी की सारी सेल मिला दी जाए तो 60 ट्रिलियन है। यानी कि यूँ समझिए कि आपके बैक्टीरिया और आपकी बॉडी की सेल से 2 गुना है, करीब करीब ऑलमोस्ट। ठीक है ना। कमाल की बात यह है कि ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके लिए क्या क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपके सारे बी कॉम्प्लेक्सेस यही बनाते हैं। अरे वाह, जिनकी कमी से कई बार आप बाहर से खाते हो। बहुत लोग, सर अभी आप चेक करवा लीजिए, बहुत लोगों में बी कॉम्प्लेक्स कम मिलेगा। B12 तो बहुत लोगों को B12 कम मिलेगा। और कई बार आप ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो मांस से मिलता है। हाँ, वेजिटेरियन में कम है मांस में, और आप नहीं खा सकते अगर, तो हमें ये प्रारंभ मैं तो वेजिटेरियन हूँ सर, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने चेक करवाया तो 216 के आसपास था। मैं सही बताऊं कि याद रखिएगा यह एक बहुत बड़ा झूठ है।
आप कभी भी अपने B B12 को बढ़ा सकते हैं, जिसका तरीका मैं अभी बताऊंगा सभी को। बताएं सर, सब सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, B कॉम्प्लेक्सेस के अलावा अगर B कॉम्प्लेक्सेस नहीं है तो आपका आप ना तो आप माइंड से बढ़िया काम करेंगे, ना ही बॉडी से आपका अलाइनमेंट रहेगा। दूसरा है, जितने भी आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसका 95% जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो आपके यही बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा। तीसरी बात है कि जितने भी पॉजिटिव लव केमिकल हो या हेल्थ केमिकल हो, खुशी के केमिकल हो या आगे बढ़ने के केमिकल हो, उन्हें यही बैक्टीरिया बनाते हैं। अगला सुनिएगा, और ये बैक्टीरिया आपके गट के अंदर उन सेंसर के साथ बात करते हैं, उन ग्रंथियों के साथ बात करते हैं जिनकी अभी मैंने बात करी है। हाँ। और अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट है और वो थॉट आपके गट में जाता है, और जैसे ही वो ग्रंथियां नेगेटिव केमिकल निकालेंगी तो आपके बैक्टीरिया भी उस समय डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया भी डिप्रेशन में चले जाता है? जी बिल्कुल। बॉडी आपकी आई, दिमाग ब्रेन आपका डिप्रेशन में वो आया अपना तो काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार तनाव में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डर में लूज मोशन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को एग्जाम में हाँ। उस समय आपके बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो चुके हैं, अपने ये बिहेवियर को वजह ऑल्टर है। कर चुके हैं। हाँ। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई गलत खाना खाया, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया के लिए नहीं बना था, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, तो वो एकदम से नाराज होकर अपनी नाराजगी आपकी ग्रंथि को बता देंगे और ग्रंथि आपके माइंड को बता देगी। याद रखिएगा, जितना भी मूड स्विंग है, यानी कि लोगों का जो पल पल में तोला पल में माशा हो रहा है, वो आपके गट बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, आपका मूड। इतना ही नहीं, आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अगर इस आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड आता है गट फीलिंग। हाँ, सुना है सर, बहुत सुना है गट फीलिंग। कि मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि मुझे अभिषेक भाई के साथ बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही, यार मुझे ये काम कर लेना चाहिए। और ये कई बार गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग आती है कि आपके डिसीजंस को हमेशा गाइड करती है। ये गट फीलिंग आपको मार भी सकती है और बचा भी सकती है। यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपका गट और आपके गट के बैक्टीरिया कितने खूबसूरती से आपके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। आगे सुनिएगा, और वहाँ पर हमारे बैड बैक्टीरिया भी पड़े होते हैं। बैड बैक्टीरिया पड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि गट बैक्टीरिया जो दोस्त है हमारे, उनकी संख्या बढ़ी हुई है। जैसे ही इनकी संख्या आपकी कम हो गई, या तो आपने इनको खाना नहीं दिया या फिर आपने इनको गलत तरीके से मार दिया गलत खाना खिलाकर, तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी। तो ये जो बैड बैक्टीरिया हैं, ये अपना गेम खेल देंगे और ये आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं। बैड बैक्टीरिया ट्रेवल कर जाते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत से छोटी आंत तक, करीब करीब 30 फीट ऊपर आ जाते हैं। 30 फीट ऊपर आ जाते हैं? आप ये समझिए 3 मंजिला, यानी कि हमारे पास 21 फीट लंबी हमारी छोटी आंत है और 8-9 फीट हमारी बड़ी आंत है। तो वहाँ से ट्रेवल करते हैं ये, और बड़े बैड बैक्टीरिया, क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई रहा नहीं, ठीक है ना, खानदान तो उन्होंने खराब कर लिया आपने अपना। तो ये ऊपर आ गए, और ऊपर आकर भाई साहब ये आपको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं पेट की, वो यहीं से शुरू होती है, जिसका नाम सीबो कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यहाँ से अब आपको मोटापा भी बढ़ेगा, आपको गैस भी बनेगी, डायबिटीज़ भी होगी, फंगल इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऊपर आ चुका, बैड बैक्टीरिया, उन्हें मारेगा कौन। ये बीमारियां इस तरह से होती हैं। इतना ही नहीं सर, ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये हमेशा आपके साथ एक संबंध बनाए हुए हैं कि आप हमें फीड करते रहो, हमें खाना देते रहो और हम आपको बढ़िया रखें। यही बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर भी हैं। अच्छा। और आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप साबुन लगाएं। साबुन तो सर इतने तरह के ऐड आ रहे हैं, ये लगाइए वो लगाइए, सब साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, जर्म जी साफ बिल्कुल, वो जो कहते हैं मैं बता देता हूँ। ये आपके 98% बैक्टीरिया को ये साबुन मार देगी। और वो 2% कौन से हैं जो बैड वाले, वो बच जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया मार देते हैं। मैं पिछले 9 महीनों से साबुन का प्रयोग नहीं किया, सिवाय आप कह सकते हैं कि ग्रोइन एरिया, नवेल से नीचे, बस थोड़ा सा वहाँ पर लगाता हूँ। इवन आर्म पिट भी मेरी स्मेल लेस हो चुकी है, कोई बदबू नहीं है। याद रखिएगा, आपकी जो शरीर की बदबू है या फिर आर्म पिट की बदबू है, वो सिर्फ ये शो कर रही है कि आपने बैड बैक्टीरिया का यहाँ जन्म कर रखा है, और कभी आप डियो लगा रहे हैं, कभी कुछ आप गुड बैक्टीरिया को पनपने देना वहाँ पर।
पिछले 9 महीनों में मुझे जितना फ़ायदा मिला है इसके ऊपर मैं अलग से लोगों को वो दे सकता हूँ। फिर कई बार लोग पूछते हैं, दूसरे पॉडकास्ट में पूछा, फिर आप क्या लगाते हो? कुछ कहते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाते हो, कुछ कुछ कहते लोग हैं बेसन लगाते हो, मुल्तानी मिट्टी लगाते हो, ऐसी बातें करते हैं। भाई साहब मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। सही बात तो यह है कि कई बार मैं अपने एक गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में घर में ही देसी तेल निकालने की मशीन है, वहाँ से मेरा देसी तेल आ जाता है। और थोड़ा सा नहाते हुए पहले खूब, और उसमें से देसी तेल ऐसे लिया, पूरी तरह से लिया और मलता रहा 5-7 मिनट तक पूरी तरह से, और पानी डाला। आप कहेंगे सर वो तो अभी चिकना है, बिल्कुल है। हाँ। बस मेरे टावल का खर्चा ज़्यादा है। मैं बढ़िया तरीके से फिर टावल रगड़ता हूँ, मेरे जितना भी पोर्स हैं वो खुल जाते हैं। हाँ, नहाने से पहले मैं एक चीज़ और भी करता हूँ, वो ये है कि मैं समुद्री नमक 1 चम्मच मग में लेता हूँ। उसमें 90 से ज़्यादा खूबसूरत मिनरल होते हैं जो आपको कभी नहीं मिलते। वो तो सर एक पूरा हमारे यहाँ एजेंडा है। एक समय आया जब कहा गया कि लोगों को एक रोग होता था, घेगा कहते थे, तो उसके नाम पे आयोडीन बिकने लगा इस देश में, आयोडीन युक्त नमक। जी, तो वही नमक खा रहे हैं सब वही खा रहे हैं। और आजकल ट्रेंड में आ गया ये रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट, ये क्या है सर ये सब? बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में सी सोल्ट का प्रयोग करें। सी सोल्ट आपको करीब करीब 90 ऐसे मिनरल देता है जो कहीं और नहीं मिलते। अच्छा। मैं उसे मग में लेता हूँ, नहाने से पहले कपड़े निकाल लिए, ठीक है ना, और उसमें 1 चम्मच नमक डाला, वो घुल गया, उसे पीस रखा हमने पहले से ही। एक टॉवल लेता हूँ और पहले उसे पूरी बॉडी को लगाता हूँ, सर में खूब ऐसे लगाता हूँ, पूरी बॉडी को लगाता हूँ, और उसके बाद में 5 मिनट रुकता हूँ और फिर मैं बाकी पानी से नहा लेता हूँ। डेली करते हैं सर ये नहाने? ये मैं हफ्ते में करीब 2 बार कर लेता हूँ। इससे मेरे जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत अच्छे पनपते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनको ग्रोथ मिलती है। उनको ग्रोथ मिलती है। आपको पता है आपके 95% से अधिक जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन देने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें आपकी स्किन के बैक्टीरिया मारते हैं। लेकिन आपने अपनी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ही नहीं छोड़ रखे, आपके फर्श सारे के सारे वहाँ पर आपने बैक्टीरिया मार दिए, क्योंकि आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि भाई वहाँ पर फटाफट इस पेस्टिसाइड का, इस वाले का, वो जो भी है मैं नाम नहीं लूँगा, पोंछा लगाइए। अगर मैं आपको किताब पढ़वाऊँगा ना इस पॉडकास्ट के बाद में तो आप चौंक जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि वह बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे बच्चों के लिए जब वो चलना सीखते थे। आपने उनकी स्किन इतनी स्टेलाइज कर दी है, उनकी अपनी फर्श स्टेलाइज कर दी है, और उनके पास यहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं रही गुड बैक्टीरिया की, इसीलिए वो बार बार इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन तो मार ही नहीं रही है। दूसरे, आप अपनी स्किन पर इतने केमिकल लगाने लगे, कभी मर्दों वाली क्रीम लगाते हैं, कभी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। सही बात तो यह है कि आपकी स्किन तो 1 महीने में सारी बदल जाती है, फिर आप किसे सुंदर बना रहे हो? जब वो चीज़ स्किन पूरी 1 महीने, आपकी स्किन पूरी लाइफ में 1000 बार बदलती है। अच्छा, हाँ जी, वो अपने आप जो आपका मैल उतरता है वो मैल नहीं होता, हाँ। वह स्किन होती है। अच्छा, हाँ, ये बात लोग जानते ही नहीं सर कि स्किन इतनी बार बदलती है। और स्किन आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना इसको आप स्टेलाइज कर देंगे केमिकल्स के द्वारा, नंब कर देंगे, उतना ही खतरनाक है। जितना आप इसे नेचुरल रखेंगे उतना ही आप खूबसूरत मैसेज प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको अधिकांश जो मैसेज हैं सबसे बड़ा आपके पास आंखें नहीं है सेंस करने के लिए, आपकी स्किन है। सेंसर्स हैं सारे, सेंसर हैं पूरी स्किन, इतने सारे सेंसर्स लगे बॉडी में। और जब आप केमिकल लगाते हैं तो स्किन से डायरेक्टली वो केमिकल आपके ब्लड में जाता है, जो आपके फैटी लिवर का कारण बन सकता है, और बना हुआ है। इसीलिए सर आजकल बहुत सारी मैं खबरें पढ़ी, हम तो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो कि कुछ क्रीमों से आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है, कुछ से आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बुक का नाम भी बता दूंगा, पेज नंबर भी दे दूंगा, फोटो खींच के भी भेज दूंगा। जो आप हमारे स्किन के व्हाइटनिंग क्रीम खास तौर से जो जितने भी आप क्रीम लगा रहे हैं, करीब करीब हम 11,000 अनवांटेड केमिकल्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। मैं आफ्टर शेव लोशन भी नहीं लगाता हूँ। अच्छा जी, मैं क्रीम भी नहीं लगाता हूँ, मैं रात को मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाता हूँ, और मुझे मालूम है कि सनस्क्रीन भी लगाना ठीक नहीं है। आपकी स्किन ग्लो कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगाते हैं उनसे ज़्यादा मुझे नहीं पता ग्रो कर रही है नहीं कर रही, पर मैं नेचुरल वर्ल्ड में जीता हूँ। और मैं अगर आप किससे पूछे, मैं काला भी नहीं पड़ा हूँ इन 9 महीनों में, यानी कि मैंने साबुन नहीं लगाई तो, ठीक है ना।
और मुझे मेरा टाइम बच गया, 3 मिनट में मैं नहा के बाहर आ जाता हूँ। जी अभिषेक। आप सर कह रहे हैं कि 9 महीनों में, मतलब क्या 9 महीने पहले आप इनका इस्तेमाल करते थे? खूब। तो इन 9 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आप 9 महीनों में छोड़ दिए? इसका मतलब सुबह आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते होंगे? नहीं, लेकिन वो पेस्ट वो नहीं है जो केमिकल्स वाला है, वो आप बता देना। वो मैं बता सकता हूँ। आप साबुन शैम्पू आपने कह दिया इस्तेमाल नहीं करते? शैम्पू मैं 1 महीने में 2 बार, हल्का सा एक चने के दाने जितना, और ऐसे लिया, उसका घजाग उठाया और बालों में ऊपर डालते एकदम से पानी डाल लिया ताकि इसकी सिर्फ धूल उतर जाए, मेरे स्कैल्प पे ज़्यादा उसका ये वो ना काम इम्पैक्ट करे। ना आए। अच्छा, आप कोई नहाने के बाद किसी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाने में फिर आते हैं, खाने में ऐसा क्या? क्योंकि आज की तारीख में आप साग लो, सब्जी लो, चावल लो, दाल लो, हर जगह कहीं ना कहीं केमिकल है। बहुत ज़्यादा। तो वो कैसे हम अवॉइड करें? और ये जो मैंने 4 चीज़ें और आपसे पहले बोली कि पेस्ट, साबुन, शैम्पू, साबुन शैम्पू का तो आपने बता दिया, क्रीम्स। पेस्ट, क्रीम्स और खाना। क्या फ़ायदा हुआ ये भी बता दो। जी। हाँ। और 9 महीना ही क्यों? हाँ, 9 महीने, मतलब 9 महीने ही हुए अभी, हाँ। क्योंकि मैंने अपना एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम था लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड। NLP तो मैं पढ़ाता ही हूँ। जी। फिर मुझे बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि सर आप इसको प्रोग्राम को आगे बताओ, क्योंकि ड्यूरिंग NLP आप इतनी बढ़िया बातें बताते हो, तो इसको कोर्स में ही डाल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 1 साल का कोर्स है, आप गट को और माइंड को 1 साल तक ठीक, आप गट के बैक्टीरिया को 1 दिन में ठीक नहीं कर सकते, आपको 1 साल मेरे साथ रहना पड़ेगा, और मैं आपको माइंड से गट को ठीक करवाऊंगा, गट की चीज़ें बताऊंगा, गट के तरीके बताऊंगा। तो मुझे वो कोर्स चलाना पड़ा। तो निश्चित रूप से मेरा एक तरीका होता है कि मैं जो भी टेक्निक देता हूं, पहले उसका क्लाइंट खुद बनता हूं। जी। तो मैंने कहा कि अगर मैं लोगों से कह रहा हूं कि केमिकल का यूज़ कर बंद करो, तो पहले मैं करता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 9-10 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड हैं, मतलब वो फैमिली है, तो उस लेडी ने मुझसे कहा, वो मुंबई में रहते हैं, कि राम सर मैं आपको 40-41 का आपका खर्चा है, मैं आपको ये क्रीम भेज रही हूँ, ये न्यूट्रिशंस भेज रही हूँ, ये एलोवेराज भेज रही हूँ। वो अच्छा है, एलोवेरा तो ठीक है ना, मैं ये खाने का भेज रही हूँ, और ये बालों का है, ये गालों का है, और ये दांतों का है, और ये जो भी है। पर मैंने देखा कि मुझे तो वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक बहुत आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं कुछ हो जाता है तो छींकें भी आने लगती है, सीजन बदला है तो मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, लेकिन बड़ी बीमारी मुझे नहीं है क्योंकि NLP मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो अकस्मात वाला तो कोई ना कोई वायरस तो मुझे अभी भी अटैक कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? अच्छा। अब समझने की कोशिश करिए। उसके बाद मैंने 4-5 चीज़ें छोड़ी। मैं कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं लेता हूँ अभिषेक जी, सही बात तो ये है, मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं लेता हूँ बाहर का, जो भी है मैं बता देता हूँ पूरा। 9 महीने के बाद मैंने मेरे ऊपर बैक्टीरियल अटैक हुआ, जो यूजुअली जनवरी में हुआ होगा। तो क्या वो क्रीम इस्तेमाल करने से जो आया था मुंबई? नहीं, वो आए थे, मैंने 1-2 लगाया, और उसके बाद जैसे ही मैं, वो जनवरी में ही आया था, जी, जी, 15 जनवरी के बाद, और 30 जनवरी को मैंने पैक करके और रख दिया। उन्होंने कहा सर कितना ख़त्म हो गया? मैंने कहा ये रही पिक्चर, ये रही फोटो, भैया इसको मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट द मनी। आपने मुझे भेजा, मेरे भलाई के लिए भेजा होगा, पर मैंने काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। सीख तो मैं पहले भी सीखा था, लेकिन हमेशा यही रहता है कि थोड़ा सा लगा लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, देखेंगे। कई बार ये लगता है ना कि यार अगर आज स्किन सी ढीली सी हो रही है, वो अपने आप टाइट हो जाएगी, हो गई मेरी, ठीक है ना, बैक्टीरिया डेवलप हो गए, तो उन्होंने ठीक कर लिया। एनीवे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फिर मुझे उसके बाद जो वायरस आता था, साइनोसाइटिस जुकाम होता था, उसके बाद फरवरी आई, मार्च आया, अप्रैल आया, मई में मैं अपने बर्थडे से 1-2 दिन बाद ऋषिकेश गया, और मैंने सोचा कि अब मैं गंगा जी में बैठूंगा थोड़ी देर, क्योंकि गंगा जी में बैठकर डुबकी लगाने से हमारी वेगस नर्व थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए डुबकी लगाना हमारे ऋषि मुनियों ने, डुबकी लगाने का मतलब ये नहीं था, वो उसे धर्म के साथ जोड़कर आपको गाइड किया गया है, वो कि भाई ये तुम्हारा धर्म बनता है कि मतलब कहीं भी खूबसूरत नदी में आप लगाओ। तो मैं बैठ गया, और मैं करीब 20-25 मिनट तक बैठा रहा, फिर बाहर आ गया, फिर बैठ गया। तो अचानक मेरी बॉडी ने, मैं वहाँ से वापस आया, और वापस आने के बाद जैसे मैं घर में आया तो मुझे लगा कि मुझे वायरल बुखार हो रहा है। बॉडी ने रिएक्ट करी होगी, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कोई दवाई नहीं ली, और मैं सिर्फ एक प्रक्रिया की कि मैं माइंड के साथ शांत रहा पूरी तरह से, अपना मेडिटेशन लगा लिया। मैंने अपनी योग निद्रा लगाई, जो मेरी पड़ी है, राम वर्मा योग निद्रा डालोगे तो 40 मिनट की योग निद्रा करी, और हर टाइम उसे ही करता रहा। वाइफ से कहा कि मुझे सिर्फ आप लिक्विड डाइट देते रहना, या फिर नारियल पानी थोड़ा सा, वो भी पानी मिलाकर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो वायरल मुझे 5 से 7 दिन चलता था, दवाइयों के बाद वो 1.5 दिन में ठीक हो गया।
मात्र 1.5 दिन में? मात्र 1.5 दिन में। और वो बुखार 103 तक एक बार गया। मेरे बच्चे परेशान हो गए कि भाई तुम दवाई क्यों नहीं लेते। मैंने कहा ये वायरल जो बुखार है ये मेरा फ्रेंड है, इस समय अब मेरी इम्यूनिटी काम कर रही है, अपने लेवल पर आ रही है ये। उसके बाद मुझे अब तक कोई वायरल नहीं आया, कोई बुखार नहीं आया। सही बात तो ये है, मुझे कई बार मैं रात के 2 बजे तक वर्कशॉप देता हूँ, 5 बजे फिर वर्कशॉप देनी पड़ती है, और मैं इतनी कम नींद में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा। यहाँ पर लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन होने दो। लेकिन दुनिया आप, बड़ी है आप सर। इन्हें आप सिर्फ 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने के लिए कर लें, बिल्कुल, एंड सी द रिजल्ट। रिजल्ट के बाद कहेंगे, ठीक है ना। एक तो यह है कि जी तर्क करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वैसे आप किसका वो बताओ लॉजिक। लॉजिक यह है कि करके देख लो। पानी का क्या लॉजिक है, पी कर देख लो, प्यास बुझेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो गांव का किसान हूँ, इतना बड़ा साइंटिस्ट तो मैं हूँ नहीं। मैं तो किताबें पढ़ता हूँ, वही मैं लोगों को बताता हूँ, भैया किताबों में लिखा है। और ये मेडिकल की किताबें मुझे पढ़नी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। पैसे की किताबें भी अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादा पढ़ने की मुझे उसमें इंटरेस्ट आता नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेडिकल किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, चाहे मुझे कितनी भी पढ़ा लो। मैंने सर 4-5 चीज़ें मैं छोड़ने के लिए आपको कह रहा हूँ, और आप परिवार में से सभी को छुड़वा दें, और मुझसे आप मिलते ही रहेंगे जी। और सिर्फ 90 दिन छोड़ के देख लें। सिर्फ 90 दिन? 90 दिन छोड़ दें, ठीक है ना। पहली चीज़ है, आप इमीडिएटली जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं कोई भी, उसे छोड़ दें। वो रिफाइंड वेजिटेबल जो ऑयल है, जो रिफाइंड हो चुका है, चाहे वो आपका ग्राउंड नट हो, चाहे वो कोई दूसरा रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड, हाँ, तो आप कहीं से कोशिश करें कि कच्ची घानी सब अपने सामने, सरसों का ऑलिव ऑयल जो भी है, जी, वर्जिन लें, ठीक है ना। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही छोंक लगा होगा उसका स्मोक पॉइंट कम होता है, हल्का सा वो धुआं ले। लेकिन हमारे घर की महिलाएं उसका इलाज जानती हैं, हल्का सा उसमें पानी का स्प्रे करके वो ठीक कर लेती हैं, वो जानते हैं इसको। पहला काम ये करें। यह आपकी गट लाइनिंग को बहुत ख़राब करता है, जिसका नाम है आपका रिफाइंड ऑयल, क्योंकि उसमें 3 बार पेट्रोल प्रोडक्ट मिलाया जाता है। एक बार जब वो निकाला जाता है, उसमें से पूरी तरह से बीज में से निकालने के लिए पेट्रोल का स्प्रे किया जाता है, हेक्सेन। दूसरी बार में उसकी खुशबू ऐसी होती है, कई बार हमें अच्छी नहीं लगेगी, उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है। अच्छा, हाँ, डिओड्रेंट का मतलब है उसके खुशबू को मारा खुशबू डालने के लिए, खुशबू केमिकल, वो भी केमिकल है। और तीसरी बार में हर एक वेजिटेबल ऑयल जो प्योर होगा उसका स्मोक पॉइंट कम होगा। स्मोक पॉइंट का मतलब है कि जैसे वो 50 डिग्री पर आया आपकी कढ़ाई में, तो उसमें धुआं उठेगा तो आपके मेहमान भाग जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अभी 50 डिग्री पे आपका कोई तला भी नहीं जाएगा, लेकिन तब तक स्मोक आ जाएगा, धुआं आ जाएगा, धसका लगेगा लोगों को, छींकें आएंगी, आंखों में से पानी आएगा। तो वो क्या करते हैं कि उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाते हैं। इसे कभी गूगल करें, स्मोक पॉइंट बढ़ाया जाता है कि वो 300 डिग्री तक भी आप उसे उबाल लें। रिफाइंड ऑयल में कोई धुआं नहीं निकलता? तो घरों में इस्तेमाल होते हैं हमारे, इनके सबके घरों में। समझ गए आप जी। इसीलिए उसमें कोई धुआं नहीं उठता। और आप कहते हैं यार क्या गोल्डन कलर का है, कितनी बढ़िया, तलो इसमें पूड़ियाँ। और डीप फ्राई के लिए सब ये यूज़ करते हैं, और डीप फ्राई के लिए इसको यूज़ करते हैं। आप इसे छोड़ के देखें, फिर दोबारा खाना शुरू कर देना। मेरा कुछ कोई वो आपके ऊपर विप तो है नहीं, ठीक है। दूसरा एक काम करें, आप रिफाइंड शुगर को बंद कर दें। शुगर और शुगर से बनी चीज़ें, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना। अगर मिठाई की क्रेविंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया 30 फीट ऊपर आ गए हैं, तो वो एक ही चीज़ मांगेंगे आपसे, मिठाइयाँ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, समोसा, पकोड़े। वो तो बहुत पसंद है। तो मुझे कह रहे थे, याद रखिए वो आपकी चॉइस नहीं है, आप फंस गए हैं। वो कह रहे हैं लाओ मेरे लिए, आप कह रहे हैं मेरे आका मैं लेकर आ रहा हूँ। वो कहते हैं बढ़ाओ हमारी पॉपुलेशन, मैं तो सामने करो तुम्हारी डायबिटीज को ऊंचा करता हूँ अभी, ठीक है ना। और आप कहते हैं सर समोसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं डायबिटीज का। आप गलत समझ रहे हैं, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो रहा। हमारे सारे शरीर को एक मशीन की तरह समझा जा रहा है। किडनी खराब हुई तो किडनी की बीमारी, किडनी खराब नहीं हुई, आदमी खराब हुआ, इसको पूरे को ठीक करो। ये मशीन नहीं है, होल है ये। आप ये कह रहे हैं कि जी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो सबसे बढ़िया जोड़ तो फेविकोल का होता है, फिर फेविकोल पिलाओ ना उसे। समझ गए मेरी बात। एनीवे, आप दूसरा काम करें, शुगर को छोड़ दें। और अगर उसकी क्रेविंग है तो थोड़ी सी डेट्स रखें, खजूर, या फिर आप गुड़ भी छोड़ दें थोड़े दिन के लिए। आप अच्छा, खांड भी छोड़ दें और बूरा भी छोड़ दें, ठीक है,
ठीक है ना। ऑर्गेनिक शक्कर भी छोड़ दें, वहाँ है नहीं कुछ ऑर्गेनिक। हाँ, ठीक। समझ गए मेरी बात। सर ऑर्गेनिक छोड़ पे कर बात ही करेंगे, देखें, आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा फंडा चल रहा है, पहले वो आप भी बता दूंगा। हाँ, हाँ, ठीक है ना। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं कि इसमें हमने पेस्टिसाइड नहीं मिला है, लेकिन बीज तो सारा जेनेटिकल सब तीसरी हो गई सर। एनीवे, अभी आप दूसरा काम करें कि, और अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, उसे अगर आप बैक्टीरिया को भी मारना चाहते हैं और क्रेविंग को भी पूरा करना चाहते हैं, तो आप मौसमी घर में रखें और उसे काटें और उसे खाएं। जूस नहीं पीना, जूस उसका। नहीं पीना, ठीक है। क्योंकि जूस पीते ही आपकी इंसुलिन स्पाइक जाएगी और आपकी डायबिटीज़ के लक्षण बढ़ेंगे। देखिए जब आप खाएंगे तो वो जो रेसा है वो बेसिकली आपके गुड बैक्टीरिया का भोजन है, जो फाइबर्स जो होते हैं जो फाइबर है। तो मैं तो सुबह 7-8 अपने हाथ से काटता हूँ, मेरा ये सुबह का नाश्ता है। और तीसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, तीसरी चीज़ है आप सफ़ेद नमक छोड़ कर देखें, उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हमारे यहाँ पिंक ही आता है, सफेद चलेगा, नमक। उसको खाते रहिएगा। जी। और सर सी सॉल्ट खाएं तो? सी सॉल्ट का तो मैं फंडा अलग बता दूंगा। अच्छा, सी सॉल्ट कई बार आपके सॉल्ट का रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा। उसको एज आप न्यूट्रिशन लें। ओके, तो जैसे आपने बॉडी में लगाया, तो मैं उसका पीने का भी यूज़ बता दूंगा। ठीक है, ठीक। वह आपके जीवन में एक एक सेल को हाइड्रेट कर देगा, पानी पहुंचाएगा, और वाटर रिटेंशन जो होता है सर वो कम होगा उससे? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आपके जैसे आपको जितनी एनर्जी मिलेगी सी सॉल्ट से, कभी उसके ऊपर गूगल करिएगा, या एक बहुत अच्छी फॉरेनर लेडी है, उसने बहुत उसके ऊपर रिसर्च करी है। अच्छा, आप समझ चौंक जाएंगे कि कितने मिनरल्स ये लिए घूम रहा है। और हमारे घरों में सी सॉल्ट, मेरी उम्र में मेरे भी मेरे आता था। पिताजी 1 रुपए की पूरी बोरी लाया बोरी करते आती थे, भैंसा बग्गी में। हाँ। ठीक है ना, पूरी एक बोरी बोरी आ आया करती जाती थी। उस जमाने हम में। लोग जब छोटे थे गांव जाते थे तो पहले आते थे और वो बेचने के लिए आता था, और वो डली आती थी उसकी, यस, और उसको फिर पीसा अभी भी जाता डली था। मिल जाती है, मैंने भी वही ली है। अच्छा, हाँ, उसको वैसे सिलवट्टे मैं पे- अमेजोन पे भी पड़ी है, लोग अगर कहेंगे तो कहाँ से लें। हाँ, तीसरी चीज़ ये होगी सर। चौथी चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको इमोशनली तैयार रहना पड़ेगा, और दोस्तों आप भी, मुझे मालूम है झटका आपको लगेगा। और चौथी चीज़ है, कभी भी आप मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को हाथ ना लगाएं। ये सर बड़ा शॉकिंग है, मैं तो क्योंकि रात में बिना दूध पिए सो ही नहीं पाता। बस यही आपकी कई बीमारियों की जड़ है जो आपने बताई है। मैं पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर चुका था जब आपने अपना एक इशू बताया, और मैं उस समय इतना समय नहीं था बात करने का, मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कभी नहीं लेने चाहिए हम लोगों को। यह आपको सिर्फ और सिर्फ एक गलत धारणा के साथ ये प्रोडक्ट बेचा गया। लेकिन क्यों नहीं लेने चाहिए, इस पर मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ। इससे पहली वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। फिर भी सर थोड़ी जानकारी, सर, मैंने लेकिन आज इस- आपको बताया, मैं आपके बारे में पढ़ के नहीं आया, मैं कोई पॉडकास्ट सुन के नहीं आया आज आपके पास। मैं आज बिल्कुल आम आदमी की तरह है कि मैं अभी राम सर को पूरी तरह से नहीं जानता। हाँ, लेकिन तो सर इसलिए मैं आप बताता मुझे हूँ। बताइए आप कि दूध क्यों नहीं। आप बता दीजिए। लेकिन सर ये जो आपने कहा कि दूध नहीं पीना चाहिए, ये तो बड़ा विवादित है। बचपन से कहा जाता है कि दूध पिए बिना डांट पड़ती थी बच्चों को, पिटाई होती थी दूध पियो, तो आप ये कह रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए? तो अगर क्या- आप मेरे गांव में कभी चलेंगे, मैं लेके चलूंगा, तो मेरे भाई से पूछना या मेरी सिस्टर से पूछना, या मेरे गांव में अभी भी वो 1-2 आदमी जिंदा हैं उस उम्र के, जब मेरा छोटा था। और मेरे घर में मेरी मदर एक एक्सपर्ट मानी जाती थी दूध बनाने की, पीपली डालकर, अदरक डालकर। उस समय उसमें कई बार और सारी चीजें सौंठ वोंठ भी डालकर डालते और थे, उसे और तोड़ा हाँ, करते थे। हाँ, हाँ। ठीक है ना। और आज भी दुकानें भी चल रही जो मिक्स करके जी, आपको देते हैं, बेचते लेकिन हैं। उस समय हमारे घर में भी आसपास मेहमान आते थे, हमारे घर का दूध जरूर पीने आते थे रात को। अच्छा। इतना था, और मैं उस दूध का शौकीन था। मैं आज भी बताता हूँ कि मैं एक बड़ा गिलास पीकर, फूल का गिलास हुआ करता हाँ, था, फूल का एक मेटल और होता मैं है। ऐसे कर दिया करता था, एक और भर दो। मैं इतना शौकीन था। मेरे से ज्यादा दूध का शौकीन शायद ही कोई रहा हो। मतलब 2-2 गिलास आप पूरे जी पीता भरे हुए। था जी। और घर का दूध, और उसके बाद दिन का भी दूध होता था हवारे में, और उसके बाद मक्खन भी खूब खाते थे हम। और क्या वो दूध की खुशबू होती थी सर वो ठीक बिना है, चीनी की। मैं तो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आगे बताता हूँ जी। जब मैंने एनएलपी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया, तो मेरी एक बीमारी बची हुई थी। वो थी बार बार साइनोसाइटिस होना, जुकाम, नाक का भरना, और मैं कभी विक्स को पानी में डालकर उबाल कर उसकी भाप लेना, और कभी मतलब नेती करना, और कभी, और वो जाता नहीं था। तभी मैंने एक बुक में पढ़ा, उस बुक का नाम है अनलिमिटेड पावर, और उसमें एक चैप्टर आया, उस चैप्टर का नाम था एनर्जी, कि आप कैसे लंबी उम्र को जिए। और वहाँ से मुझे उन्होंने एक विचार दिया कि आप इसे 3 महीने के लिए छोड़ कर देखो। उस आदमी ने भी ये किया, और मैं भी
उस आदमी ने जो मुझे कहा, मैंने उसे फॉलो किया, लेकिन उसने जो कहा पहले मैं उसको बता देता हूँ। नंबर 1, जिस पशु का आप दूध पीते हैं उसने उस दूध को अपने बच्चे के लिए बनाया है, जिसमें करीब करीब 50 से 60 ऐसे हार्मोन हैं जो बहुत ग्रोथ देते हैं। आप 21 साल में मैच्योर होते हैं, उसका बच्चा 18 महीने में मैच्योर होता है। बिल्कुल 18 से भी कई बार बहुत पहले हो जाता है। दूसरी बात, आप जब पैदा होते हैं आपका वजन और आपकी हड्डी टोटल वजन सिर्फ 8 पाउंड होता है, जबकि उसके बच्चे का 56 पाउंड होता है, 50 पाउंड होता है, 60 पाउंड होता है। आपकी उम्र टोटल 80 साल है, उसकी 8 साल है। कमाल की बात यह है कि वह भी 4 महीने के बाद जैसे उसके दांत आते हैं और वो दांतों से दूध पीने की कोशिश करता है, उसकी मदर उसको लात मार देती है। पता है आपको? पता है। और वो एकदम से खाने पर आ जाता, सेल्यूलोज। जी। वो कभी अपनी मदर का दूध नहीं पीता। उसके अलावा ये उन्होंने लिखा कि उसके जो हार्मोन हैं वो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मोन नहीं बने हैं। आपकी सारी डिजीज़ हार्मोन से शुरू होती है। डिजीज़ का भी फंडा मैं पूरा बता सकता हूँ आपको। अगला सेंटेंस उन्होंने जो बोला वो ये था कि दूध आप इसलिए पीते हैं कि वहाँ पर या तो कैल्शियम है या वहाँ पर उसमें प्रोटीन है जिसका नाम कैसीन या वे है। आप क्या जानते हैं कैसीन के बारे में? कभी गूगल करिएगा। उस किताब में लिखा है कि नेशनल साइंस एकेडमी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दूध के ऊपर रिसर्च है, उनकी रिसर्च है कि वो कैसीन जो है सिर्फ 14% हमारा लीवर डाइजेस्ट करता है। बाकी वो कैसीन नॉन डाइजेस्टेड रहकर, अपच रहकर, बगैर पचे आपके ब्लड में घूमती है, जहाँ पर वो आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति के साथ लड़ाई कर रही है। क्योंकि आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो कभी भी नहीं चाहती कि आपके ब्लड में कोई भी फॉरेन मटेरियल हो अनवांटेड, और वो रिएक्ट करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा एलर्जीज़, सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़, सबसे ज़्यादा आपकी छींकें, इसका कारण सबसे बड़ा दूध है। ये तो अपने आप में सर शॉकिंग है बहुत। आगे भी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस कैल्शियम के लिए आप दूध पीते हैं, आपको एक चीज़ नहीं बताई गई है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और वो मेडिकल बुक से बता रहा हूँ। याद रखिएगा, जिस कैल्शियम की आपको ज़रूरत है वह आपकी हड्डियों की ज़रूरत है, अनडाउटेडली, निसंदेह। बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपकी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम ही चाहिए? आपकी कैल्शियम के अलावा 91 और वहाँ पर मिनरल्स है जिनकी ज़रूरत है आपको, हड्डियों को। जी। और आपको सिर्फ एक कैल्शियम के नाम पर एक दूध पिलाया जाता है। दूध क्या सर, गोलियां आने लगी कैल्शियम की खाने के लिए लोगों को, बच्चों को? आगे मैं बता रहा हूँ कैल्शियम के लिए ही। छोटे बच्चों को जब आप किसी को हार्ट अटैक पड़ता है ना, तो डॉक्टर से आज पूछिएगा सर जैसे हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या लिखते हो, वो एकदम से लिखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जहाँ जहाँ आपके पास कैल्शियम के चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक करो, बिकॉज इट इज कॉजिंग द हार्ट अटैक। आगे सुनिएगा, आपको क्या मालूम है कि दूध का कैल्शियम आपकी बॉडी उसे अपने लिए यूज़ कर रही नहीं कर रही? आपके कैल्शियम दूध में जो है कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस होता है, और ये इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी पड़ी हुई है उसी समय की। और फॉस्फोरस इस कैल्शियम को कभी भी आपकी बॉडी में नहीं जाने देता। आगे सुनते रहिएगा, अब चौंकाने वाली 2 चीज़ें बताऊंगा। और अनलिमिटेड पावर के चैप्टर नंबर जिसका नाम एनर्जी है उसे पढ़िएगा, और वहाँ पर उस डॉक्टर का भी नाम लिखा है जिसने 2500 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा लोगों को दूध पिलाया है 3 साल तक, 3 से 5 गिलास रोजाना। और उनके बाद 3 साल बाद जब उनको बढ़िया तरीके से देखा गया कि इनके अंदर क्या चेंजेस है, तो 2 चीज़ें पाई गई कि वो एलर्जी के शिकार थे और उनके पास कैल्शियम की कमी थी। कैल्शियम की कमी थी? कमी थी, फिर सुनिएगा, कैल्शियम की कमी थी। ये उस किताब में लिखा है, और वो एक ऐसा राइटर है जिसको आज पूरी दुनिया पूछती है। कभी भी अनलिमिटेड पावर के उस राइटर को आप देखेगा, उसकी वर्कशॉप में एकदम से एक बार में 20,000 लोग होते हैं। मैं सिंगापुर में करके आया था, ठीक है ना, आप उसे देख नहीं सकते, इतनी दूर होता है वो आपसे। एनीवे, अगला सेंटेंस सुनिएगा। जैसे ही आप दूध पीते हैं वो आपकी बॉडी में जाते ही अम्लीय बिहेवियर पैदा करता है, अम्लीय बिहेवियर बॉडी का। और इस अम्लीय बिहेवियर को, इस एसिडिक बिहेवियर को, इस एसिडिक रिफ्लेक्स को नॉर्मल करने के लिए आपकी बॉडी को इमीडिएटली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो वो दूध से नहीं ले सकती। और वो आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स में 1% कैल्शियम है पूरी बॉडी का, उसे यूज कर लेती है। मतलब जो ऑलरेडी है उसे भी ले लेती है? उसे ले लेती है, जो आपकी मसल्स में पड़ा हुआ है।
क्योंकि उसे तो एकदम से न्यूट्रलाइज करना है। अब आपकी मसल कहाँ से ले, वो या तो आपकी दांतों से लेगी, दांत खोखले होंगे, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी, जिसे हड्डियों का टूटना कहते हैं। आज पूरे विश्व के एथलीट दूध छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी का टूटना बड़ा कॉमन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये आपको पूरी की पूरी मेडिकल साइंस कह रही है। हमारी बॉडी के अंदर दूध को पचाने वाले, आप जो दूध पी रहे हो ना, मैं आपकी उम्र से और आपकी लाइफ स्टाइल से बता सकता हूँ कि आपके पास दूध का जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है लैक्टोज, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास लैक्टेज की कमी है। आपके पास एक एंजाइम है लैक्टेज, वो नहीं बन रहा आपका। आप दूध को पी कर क्या रहे हैं उसका, जब वो उसका लैक्टोज ही आपका नॉन डाइजेस्टेड रह रहा है। सबसे ज़्यादा म्यूकस ये आपके आंतों में अनवांटेड, और ये म्यूकस फिर आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। यह आपके बैड बैक्टीरिया का बड़ा अच्छा भोजन है। थोड़े दिन के लिए इसे छोड़कर देखेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर हमारे ऋषि मुनि बहुत पिया करते थे। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था। सर ऋषि मुनि तो कुछ भी नहीं खाया करते थे, सही बात तो ये है। ऋषि मुनि तो उन्हें खाने के लिए, जब भी आप ऋषि और मुनि बन जाएंगे ना, आपकी वेगस नर्व बता देगी कि आपको खाने के लिए कुछ 1 ग्राम काफ़ी है। कई बार आप रोटी भी ना खाएं, और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और खेचरी मुद्रा लगा रखी है तो आपकी बॉडी तो ऐसे न्यूट्रिशन में जाती है। लेकिन हमने उनका सहारा लेकर, कई बार मुझसे लोग बहस करते हैं, मैं कहता हूँ देखिए साहब, उस समय का दूध अलग था। आज आपकी भैंसों को जितने इंजेक्शन लग रहे हैं इतने कभी नहीं लगे। जिस फोडर को वो खा रही हैं, जिस चारे को वो खा रहे हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो जिन टॉर्चर से वो गुजरती है वो नेचुरल। अब वो प्रेग्नेंट नहीं होती गाय, नेचुरल नहीं होती, उन्हें कराया जाता है, प्रोसेस डाला जाता है, किट लगाई जाती है। इसके लिए तो गवर्नमेंट के सर सेंटर खुले हुए हैं इस चीज़ के लिए भी। वो अलग बात होगी, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक काम करके देखो ना, मैं आपके उस इशू को जो आपने मुझे बताया था, मुझे तो मैं इलाज ही बता रहा हूँ। तुम सारे काम कर लेना, थोड़े दिन बाद सिर्फ 90 दिन के लिए दूध छोड़ दो, और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझसे बात करो। दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें, पनीर कभी नहीं खाइएगा आप। इवन जब तक आप टाइफाइड जैसी बीमारी में बहुत सारे एंटीबायोटिक खाकर नहीं बाहर निकले हैं, तब तक दही भी मत खाइएगा। बाहर का रायता बिल्कुल नहीं लेंगे। शादी ब्याह में जो ये आपको दही बड़े मिलते हैं, कृपया इस दही से बचिएगा। घी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर ये जो घी बिक रहा है, आज ही हम लोग किसी से मुलाकात करके आए हैं, घी तो सर 6,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो ये बोल के बेचा जा रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, ये इस गाय का है, ये इस गाय का है, ये इस गाय का है, ये मेडिसिनल है। सर 8,000 रुपये किलो घी, मैं खुद मिला हूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा। आज ही मिले। आप कभी की एक बात कैलकुलेट करिएगा कि जितना दूध की कंजम्पशन है और जितना दूध पैदा हो रहा है, इसके अनुपात को देखेगा। कभी आपको दूध से बनी चीज़ों की कोई कमी मिलती है? शादी में अगर बिखरा रहता है तो सिर्फ पनीर की सब्जी बिखरी रहती है, कितनी भी खाओ। सारी के सारे गाँव में इतनी भैंसें नहीं रही है, सही बात तो ये है, ठीक है ना। इतने रिसोर्सेज नहीं रहे। एक अगर आप कहें देसी गाय का दूध देते हैं, एक देसी गाय को पालने के लिए, सर मैं गांव में किसान हूं, मेरा अभी भी खाता है ग्रामीण बैंक में, जहां पर मेरा गन्ने का पेमेंट आता है। अच्छा जी, अभी मैं लेके जाऊंगा, लेने जाऊंगा। मैं अभी भी अपना गेहूँ उठाने जाता हूँ, अभी भी मैं अपने खेत में के फ़ोटो दिखा दूंगा जहाँ पर मैं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पशुओं की क्वालिटी पहले थी वो अब नहीं है। जिस तरह से आप दूध को प्रोड्यूस अब कर रहे हैं वो पहले नहीं था। जिस तरह का आपकी जीवन शैली और मेहनत पहले करते थे आप अब नहीं कर रहे हैं। अभी आपके पास एक्स्ट्रा फैट पड़ा हुआ है, पहले से ही डाइजेस्ट कर लो 6-8 महीने तक। तो जिस चीज़ के लिए आप इसको इमोशनली, पर मैं कह रहा हूँ कि छोड़कर देख लो, नहीं तो 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर देना, दोबारा शुरू कर लेना। बिल्कुल सही बात तो यह है कि गाँव में इतने पशु नहीं रहे हैं, अगर उनके पास हैं भी तो एक देसी गाय की बात मैं कर रहा था। एक देसी गाय को पालने के लिए 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। वेस्टर्न यूपी में 1 एकड़ का मतलब है करीब करीब 4800 स्क्वायर यार्ड्स, 6 बीघे ज़मीन जी, ठीक है ना। और वो दूध कितना देगी आपको? 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, क्लियर है। और वो गाय बहुत अच्छी होती हैं अनडाउटेडली, बशर्ते कि उन्हें आप खुली रखें। उन गायों की एक खास बात होती है कि उनकी स्मेल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। मैं आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस गाय को रखो, अगर आपके पास पैसे की और ज़मीन की कोई कमी नहीं है तो। और मैं रखूँगा बहुत जल्दी।
ठीक है ना, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में अपने आप को पा रहा हूँ कि जहाँ पर पता हूँ उसके फ़ायदे क्या हैं उस गाय के, क्यों उसे गौ माता कहते हैं, और आज भी मैं पूछता हूँ। जरूर बताइए। नंबर 1, आपकी गाय अगर खुली हुई है और वो देसी गाय है तो वो आपके साथ उसका एक मानवीय रिश्ता होता है। अगर आप 5 बजे घर लौटते हैं ना तो 4:50 पर वो सबको बताने लगती है कि आने वाले हैं, उसे टाइम का पता है, रंभाने लगती है, वो इतनी मानवीय होती है। दूसरी बात, अगर आपको कोई बीमारी है वो सूंघ लेगी, और वो अगर उसे खुले में छोड़ दीजिएगा जंगल में, वो जंगल अब नहीं बचे, वो दूसरी बात है। जंगल में छोड़ दीजिएगा, वो ड्रग, वो हर्ब खाकर आएगी जिससे तुम ठीक होगे, और वो आपको चाटेगी उसके दूध से। और वो जो दूध से नहीं सर, जीभ से, जीभ से वो आपके बच्चों को चाटेगी कि इसको ये दीजिएगा। इसलिए वो सबसे पहला ऑफर दूध नहीं करती है आपको, वो जीभ करती है। अच्छा। उसकी जीभ के ऊपर जो चीज़ें हैं या बैक्टीरिया। दूसरी बात, जितने भी गुड बैक्टीरिया आपके पास कमी पड़ रही है आज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गाय के पास खड़े हों, उसके गोबर को हाथ से उठाएं। इसीलिए कहा जाता है गाय को वो उसके हाथ तो आप उसके गोबर को हाथों से उठाकर डाल के आए अपने खेतों में जहाँ इकट्ठा है, आप उसका आलिंगन करें। काऊ हग थेरापी चल रही है, काऊ का आलिंगन लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा हो गया। आपको मैं बताऊं, मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं बचपन में। बचपन में क्या, जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था, छोटा सा जॉब मिला था, उस समय हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी और हमें दवाइयाँ पढ़ाई गई थी कि टीबी कैसे बनती है और दवाई कैसे चलती है। उसमें एक रेफरेंस बता रहा हूँ आज आपको। उसमें बताया गया था कि जब टीबी शुरू में हो जाती थी तो उन लोगों को एक कमरे में सुलाया जाता था और उसी कमरे में गाय रखी जाती थी। अगर आज आपके पास कोई बीमारी ऐसी चल रही है कि बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आप अपने आप को एक रूम में बनाइए और उसमें गाय रखिए। और ज़रूरी नहीं कि वो गाय इवन आपकी दूध भी देती हो, बुढ़िया गाय दीजिएगा। और आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ इसके ऊपर अगर हमारा कोई किसान सुन लेना, और गांव खाली होने लग रहे हैं, गांव में ये कह रहे जी आप उस गांव एक मकान बनाए, एक बड़ा हॉल बनाए। मैं जल्दी बनाने वाला हूं दोस्तों के लिए जो सुन रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छा। और वहाँ 4 गायें रखूंगा जिनको आप फेंक रहे हैं बाहर, उनको चारा दूंगा और मैं कहूँगा आ जाओ। बताएं, मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उनके एक जानने वाले हैं कहीं मुंबई के, एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि सर मेरे एक फ्रेंड ने काऊ थेरेपी करी है, 3000 रुपये रात पर नाइट लेता है। अच्छा। और उसने बंक बेड बना रखे हैं। मैं इस बार जाऊंगा तो पूछूंगा, आपको बताऊंगा। उसने कहा कि एक कमरे में 10-15 लोगों को सुला देता है। सर आज मैंने एक वीडियो देखा, वही जिनसे मिल के आया, उनकी एक बच्ची थी, उसने गाय को, मतलब वो बुल था, उसको पोरस करके बुलाया। वो दूर पड़ा हुआ था कहीं उधर खेतों में, आवाज़ लगाई पोरस पोरस, छोटी बच्ची 8-9 साल 10 साल। वो भागता उस बच्ची के पास आया और वही जो आप कह रहे हो कि बच्ची के कंधे के पास, पोरस मीन्स बुल, बहुत बड़ा गिर का बड़ा सा बुल, और ये कंधे पे आके उसके ऐसे करके रख लिया। दे आर, उनको सब ह्यूमन, उनको ऐसे ही ये पदवी नहीं दी गई है। मैं फ़ैन हूँ, याद रखिएगा। उसके द्वारा आज मैं एक छोटी सी प्लान कर रहा हूँ कि एक छोटा सा हिस्सा अपने गाँव में बनाऊँ, खेतों में, कि भाई जहाँ पर मैं गाय का गोबर, और गाय का, हमारे घर में ही गाय है, उसका जो गौमूत्र है, उससे मैं उन बैक्टीरिया को दोबारा डेवलप करूँ। और हमारे खेतों में वो बैक्टीरिया मर चुके हैं जो पहले आप मूली ऐसे ही फाड़ के खा जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो है ही नहीं अब बथवा नहीं। एक हर्ब होती थी हमारे यहाँ, इतनी प्लेंटी में होती थी कि वो खड़ी रहती थी, और उसके पराठे हम एक बार खाते थे। एक महीना उसको खा लो आप, साग बनाकर, रोटी बनाकर, उसका बथवे का रायता बनाकर, ठीक है ना, दही में डालकर बचपन में खाते थे। पूरे साल हमारा हीमोग्लोबिन ऊपर रहता था। आयरन आज आयरन क्या होता, आज बथवा नहीं होता खेतों में, मिलता है, वो अपने आप हो जाता सर पहले तो, क्योंकि आपने इतने हर्बिसाइड डाल दिए। उन्होंने कहा हम है ही नहीं इसके लिए, वह चीज़ मर गई है सारी की सारी। इसीलिए तो अब गड़बड़ हो रही है। आप एक तरफ पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ इसी को आप दवाइयों में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता। सर इसमें एक मेरा सवाल है, जैसे आपने गाय के लिए इतने बताया कि वैल्यू ही है गाय की, लेकिन इसमें कुछ लोग बहुत कहते हैं कि दकियानुसी सोच है आपकी, गोबर क्या होता है, गोमूत्र क्या होता है, ये मतलब ऐसा आप कहाँ के जमाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोग बहुत हैं क्रिटिसाइज करने वाले। उसका सिंपल सी बात है, जब एक बीमारी आती है ना, फिर वो तांत्रिक के पास भी जाते हैं, फिर वो पीला कपड़ा यहाँ चढ़ाना वो भी चढ़ा देंगे, फिर हरा कपड़ा यहाँ चढ़ाना वो भी चढ़ाएंगे, भाई यहाँ काले चने यहाँ चढ़ाने वो चढ़ाएंगे। वो तब तक ही कहते हैं। यह दकियानुसी नहीं है। आपके जो काऊ के
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें अभी पढ़ लीजिएगा, नई नई किताबें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जो आपके पास ये एनिमल है आपका घरेलू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आप इनके साथ रहिएगा। और जो सांस की बात है, आज मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखा है, दिल्ली में एक सेंटर खुला है जिसमें आपको ऑक्सीजन के लिए लिटाया जाएगा और 40 मिनट में आपसे वही ले लेंगे, उन दखनियाँ आई मीन उन खूबसूरत लोगों से ही लेंगे जो ये कहते हैं कि या आई हैव गिवन आई हैव टेकन ए सेशन, कितने में? 5,000 रुपये में। क्या लेके आए? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो रही नहीं। सही बात है। और मैं अगर ये कहूँ कि भाई तू ये मेरे पास आ जा, मेरे खेत में तू, मैं पानी भर दिया है, इसमें इतने बैक्टीरिया है, इसमें 1 घंटे तक पड़ा रहे अपना, इसमें क्या कहते हैं गारे में, मड में और वहां से वो उखाड़ मूली और ऐसे झाड़, इसमें पानी भी न लगा, खा इसको, पेट भी ठीक और बैक्टीरिया भी ठीक। शाम को उसको कांजी पिला दूं मैं, गांव की घर की बनी हुई। उसके बाद कहूँ कि अब रात को सोएंगे सब मिलकर गाय के कमरे में, कई बार वो रंबाएगी तो मजा लेंगे, क्या दिक्कत है? एक लाइफ को जीकर तो देखो, रहना तो स्वस्थ ही ना, पैसा क्यों कमा रहे हो? स्वस्थ रहना। सर तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला यही सुख है बस, इसी के बाद सारे सुख आते हैं। हाँ। पैसा आपके पास है, निरोगी काया नहीं, तो आप कहेंगे यार काहे के लिए, किसके लिए मैंने ये हवाई जहाज खड़ा करा। सही बात है। तो सर मैं दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा कि केमिकल्स हैं खाने में हर जगह, तो आजकल एक और प्रॉब्लम हो रही है कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जैसे गर्ल्स हैं तो उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 साल में आने चाहिए तो 12 साल में आ रहे हैं। सर ये एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। 12 साल में मैं एक स्कूल चलाता हूँ। जब आप कभी दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, ठीक है ना, कई बार तो मेरे ही स्कूल से होकर गुजरते हैं। चीतल नाम का रेस्टोरेंट आता है खतौली में। हाँ, आता है वो फ्लाईओवर के पास में जो बिल्कुल वो मेरा ही स्कूल, वहाँ पर मिलेगा आपको, नाम बताऊंगा। अच्छा। मैंने वहाँ लड़कियों की हालत देखी, जो गांव की लड़कियां पहले थी और जो अब आ रही है गांव से, उनका ये जो साइकिल है मैच्योरिटी का, और इससे पहले पॉडकास्ट में मैंने बोला है या मैंने अपनी वीडियो में बोला है, अभी दूध के लिए बोला है कि जो आपकी बच्चियों को समय से पहले मैच्योर हो रही है, इसका रीजन पता है क्या है? नहीं, यही मैं इसीलिए इसका रीजन वही है सर, जो आप दूध में टॉक्सिन ऑक्सीटोसिन पिला रहे हो उसको। जो दूध निकालता है इंजेक्शन, बगैर इंजेक्शन के आपके पशु दूध नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे को हटा चुके हैं। उनका बच्चा वैसे भी गलत तरीके से प्रेग्नेंट उनको किया गया है, वो उनके साथ एसोसिएटेड ही नहीं है। कई बार वो उनको याद ही नहीं करती। जब वो याद नहीं करते तो दूध किसके लिए दे? तो आप उसको एक्साइट करते हैं। पहले वो सिर्फ हाथ लगाने से एक्साइट हो जाती थी कि वो दूध देने के लिए उसके अडर यानी कि थन तैयार हो जाते थे। ये मैंने दूध निकाला हुआ है सर। जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, ग्रंथियां सोचती हैं तो वो सोचती हैं, लेकिन वहाँ है ही नहीं वो, तो वो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है और वो कंडीशनड हो गए हैं कि इंजेक्शन के बगैर वो दूध नहीं देंगे, दूध नहीं लेंगे। जैसे कई बार आप बगैर गोली के अपनी डिजायर्स को इकट्ठा नहीं कर पाते, जबकि वो नेचुरल होनी चाहिए। अब सोचिए कि वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो उसको लगाया गया, क्या वो उसके जीन पर नहीं जा रहा, उसके केमिकल में नहीं आ रहा, और दूध तो कंप्लीट ही उसका रंग गया है, और वो आप अपनी बच्चियों को पिला रहे हैं। और वही ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लड़कियों को लगाए जाते थे। कई बार आपने कुछ खबरें पढ़ी होंगी कि फला जगह पर लड़कियों का अपहरण करके उन छोटी बच्चियों का उनको समय से पहले यंग बनाया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है कुछ इंजेक्शन लगाकर। सर ये वही इंजेक्शन है। इसमें तो सर बड़ा एक तरह से खिलवाड़ है लाइफ से, जनरेशन से आगे बारे में कितनी बात करूं, ये मैं तो आई एम नॉट एट द राइट प्लेस टू। नहीं आपकी बात सर सुनना, लेकिन मैं आपको रियलिटी ये है। अच्छा, एक बात इसमें जोड़ दूं। सपोज दैट आपने कहा कि मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा हूं कि मैं गाय रखूं, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। नहीं सर, हमारा साथ रहेगा। तो अब आप जैसे लोग, मतलब 2-4 लोगों को ही अगर मैं जानता हूं जो गाय रखे हुए हैं और गाय के जरिए अच्छा भला काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप, तो अगर उनके जरिए मैं दूध लूं और वो दूध, मतलब एक एग्जाम्पल सिर्फ, वो दूध कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। मैं अभी एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और मैं उनको एक अपने मतलब बहुत इज्जत करता हूँ, देश के ही एक रेकी हीलर हैं NK शर्मा जी। मेरी यूट्यूब वीडियो और उनकी वीडियो एक ही दिन दूध के ऊपर आई है, कोइंसिडेंस देखिएगा। जी। और जो मैं कह रहा हूँ वही वो कह रहे हैं कि हम 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 2 साल में, लाइक दिस। ठीक है ना। उन्होंने एक किताब लिखी थी ये कि वाइट पॉइजन है, बहुत पहले लिखी थी, 40 साल पहले। ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप उसे ले क्यों रहे हैं जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपके लिए। भाई आपके पास एक 5 स्टार कमरा है और आप उसे बढ़िया आदमी सजा के चला गया आपके लिए जी, आप उसमें अपने परिवार के साथ रह रहे हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वार्डरोब है, यहाँ पर ये कैटल रखे हैं, यहाँ पर ये गिलास, सब कुछ ठीक है। आप बाहर कह रहे हैं कि जी राम सर एक टोकरा ईंटें पड़ी हैं वो सनी हुई, देखो ना एक टोकरे का मतलब है कम से कम 200 रुपये की तो होंगी, इन्हें रख लेते हैं, काम आएंगी, कमरे के अंदर कर दिया ना कमरा ख़राब। इसकी ज़रूरत क्या है, समझने की कोशिश करिएगा, इसकी ज़रूरत क्या है। क्यों आप अपने सिस्टम को अननेसेसरीली बर्डन कर रहे हो। जिस दूध को आप पी रहे हो ना, वो दूध यहीं तक है और मुंह तक आपको दूध लग रहा है, यहाँ जाते ही उसका क्या हाल होगा मैं बताऊं। वो एक नॉन डाइजेस्टेबल पत्थर बन रहा है। कभी उसमें एसिड मिलाकर देखेगा, वो एकदम से जब दूध फटता है और वो जब बन जाता है ना, नॉन डाइजेस्टेबल जो चीज़ बन जाता है, वो आपकी आंतों में जा रहा है। उस आंतों के पास कोई तरीका नहीं उसे डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट आपको दे। आप उसमें केमिकल की बात कर रहे हो कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट निकाले, आपकी नाते कह रही कि इसे मैं आगे से कैसे सरकाऊं। तो सर ये जो दूध का धंधा कर रहे हैं, ये अगर आपको सुन ले तो फिर तो नाराज हो जाएंगे आप। भाई देखो, नाराज हो या ना हो, लेकिन अगर किसी आदमी को, आजकल बच्चों में इतनी सोराइसिस चल रही है, सोराइसिस नाम का आपने सुना नहीं होगा, स्किन डिजीज चल रही है, पूरी तरह से स्किन के ऊपर ऐसा एक्जिमा टाइप हो जाता है, कभी स्टेरॉइड खिला रहे, कभी कुछ ना करें। सर मैं एकदम बताता हूँ, चेहरा देखकर ये आदमी दूध पीता है और मैं धीरे से कहता हूँ भाई दूध छोड़ देना, अगर कोई तेरा भावनात्मक मेरे से ऑब्जेक्शन ना हो तो फिर पी लेना, ठीक कर लेना, ठीक है ना। दूध अगर पीना है तो आप कोकोनट ऑयल कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, 3-4 गिलास खूब पियो ना। आप एलमोंड का बना सकते हैं, उसको पियो ना। मैं ये बताते हुए मुझे सचमुच में मुझे मालूम है कि दूध की वीडियो मेरे गांव में देखी जा चुकी होगी, अभी तक तो कोई मुझे राम राम कर भी लेता है। इस बार मुझे पता है कि भाई साहब वो देखेंगे कि कार कहाँ खड़ी, 2 बार एक बार ईंट पत्थर मार के आता हूँ ये ताकि यहाँ ना आए, ठीक है ना। और मेरे तो घर के लोग काफ़ी दूध पीते हैं, वो तो कहते हैं दूध के अलावा तो मतलब ही नहीं कुछ। तो सर ये चौथी चीज़ हो गई सर की, एक सी जाओ, 5वीं चीज़ भी आप कुछ कह रहे थे। 5वीं चीज़ है सर कि बताते हो फिर आप ये कहेंगे और खाएं क्या, बात तो आपकी भी सही है, बिल्कुल, पर मैं ये बता रहा हूँ छोड़े क्या। वो है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब है एक ऐसा तत्व जो आपको मॉडर्न व्हीट में मिलता है, गेहूं में मिलता है। अच्छा सर, इसके बारे में सुना कि बहुत लोग ग्लूटेन एलर्जी होती है, उसी से जुड़ा हुआ है? जी वही है, जैसे लैक्टोज की एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, ग्लूटेन की भी मिलेगी। और ग्लूटेन की एलर्जी भी नहीं है तो भी ये आपकी आंतों में जाकर आंतों में लाइनिंग में छेद करता है। एनीवे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अभी एक वैज्ञानिक की बात पढ़ रहा था, अच्छी किताब है उसका, डॉक्टर हैं वो। सर आप किताबें बहुत पढ़ चुके हैं। हाँ 700 किताबें सर ने बताया ना, 700 से ज़्यादा हो चुकी है। 700 से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब वो सब मेडिकल फील्ड की या अलग? सभी तरह की हैं सर, सभी तरह के फील्ड। जी सर, मेरे यकीन को, जो मैं यकीन लेता हूँ और ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ, मैं गीता के एक अध्याय को से जुड़ा हूँ जिसको लोग छोड़कर चले जाते हैं, और वो बाबा लोगों को प्रणाम, लेकिन एक सेंटेंस, एक गीता का श्लोक आपके जीवन को बदल सकता है। पहले गेहूं को पूरा कर दो, फिर गीता आप याद दिला देना। जब मैं बचपन में था, और आपने भी अगर देखा हो, तो उस समय गेहूं करीब करीब 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था। बिल्कुल। आज हमारा गेहूं 45 सेंटीमीटर का है। वह कंप्लीटली बदला जा चुका है। और उसमें उस गेहूं का नाम या उन फलों का नाम अब GMO हो गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब ये वनस्पति नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। आगे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। जब हम जेनेटिक जीन को बदलते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, BT टॉक्सिन, एक जहर जिसका नाम है BT। याद रखिएगा, ये BT टॉक्सिन इसलिए भी मिलाया जाता है कि जेनेटिक जीन बदले और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। लेकिन इसका एक और फ़ायदा था, फ़ायदा ये था कि इन फसलों पर जैसे ही कोई भी वायरस या कीड़ा लगता था, तो वो जैसे इसको खाता था तो ये BT टॉक्सिन उसके पेट को फाड़ देता है। अच्छा। और वो बैक्टीरिया मर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पढ़ा हुआ स्टेटमेंट किताब में है, और मैं उसको दिखा दूंगा बाकायदा आपको फ़ोटो खींच के। ठीक है, याद रखिएगा, वही BT टॉक्सिन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो सर आंतों को हमारे बहुत नुकसान करता है। जो भी है वो आप समझें। तो फिर हमें गेहूं या गेहूं से बने 3 सिर्फ मैंने कहा कि 180 दिन के लिए। आप कहेंगे आप क्या खाते हो, मैं बता दूं जी सर, मैंने पूछा था आपसे। हाँ, मैं चने की रोटी खाता हूँ,
और चना मेरे घर का पिसा हुआ होता है और उसे हम कभी उसका छिलका नहीं उतार कर फेंकते, यानी कि बेसन की रोटी नहीं खाता हूँ मैं, चने की खाता हूँ। सही तो बात यह है कि अभी मैंने अपने घर पर एक खबर भिजवाई है कि भाई साहब ये जो चने का जो छिलका आप पशुओं को देते हो ये मेरे लिए 2-4 किलो भिजवा दो। अच्छा। मैं इसको, यही मेरे बैक्टीरिया खाते हैं, ये नॉन डाइजेस्टेड फाइबर होता है, इसे मेरे बैक्टीरिया को चाहिए। तो हंसने लगे, क्यों तू भी डांगर बनेगा क्या? मैंने कहा एग्जैक्टली, मुझे बेसन नहीं चाहिए आपका, मुझे ये इसका छिलका चाहिए। तो मैं चने की रोटी खाता हूँ, ये मेरी फेवरेट रोटी है। चने की रोटी एक ही खाई जाती है, मुझे उसमें पूरा फाइबर मिल जाता है और पूरी प्रोटीन मिल जाती है। इसके अलावा सर इसके अलावा मैं क्या खाता हूँ, मैं फ्रूट्स का जो फसली मीन सीजन के फ्रूट होते हैं उन्हें खाता हूँ, जो अच्छी वेजिटेबल्स हैं उनको खाता हूँ। मैंने वेजिटेबल्स पे ये बोला कि वेजिटेबल में आज की डेट में सब केमिकल से सब केमिकल है, मैं जानता हूँ। तो सर उसका लेकिन उसको बस इतना ही कर सकते हैं कि उसका रेस्ट्रिक्शन है कि फॉर एग्जांपल मैं नारियल की सलाद बनाता हूँ, बीट रूट की सलाद बनाता हूँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं प्याज भी डालता हूँ उसमें, और सलाद में रोज़ाना 12-1 बजे ज़रूर खाता हूँ। उसमें मैं सीड डाल देता हूँ, तरबूज के, वाटरमेलन, थोड़े से सनफ्लावर, थोड़े से चिया सीड और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड। उसके अलावा उसमें मैं थोड़ी सी मुनक्का किशमिश डाल देता हूँ काली, वो मेरी फेवरेट है। उसमें थोड़ा सा मैं अखरोट, 1-2 अखरोट डाल देता हूँ और मैं एक बाउल तैयार करता हूँ 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, और मैं उसे आराम से तसल्ली से खाता हूँ। इनमें से कोई ऐसा केमिकल नहीं जा रहा है मेरे अंदर जो ख़तरनाक हो, ठीक है ना। उसमें मैं बादाम भी डाल देता हूँ रात के भीगे हुए। अगर रात के बादाम नहीं भीगे हुए तो मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, तो वो कई बार मेरे लिए कच्ची मूंगफली की गिरियाँ, उस ध्यान का असर भी दिख रहा है, ठीक है ना, और उनको मैं डाल देता हूँ बगैर छिलका उतारे जी। मैं कभी उनका छिलका नहीं उतारता, क्योंकि वही फाइबर मेरे बैक्टीरिया को चाहिए। और इस तरह से वो एक बाउल बन जाता है, उसे मैं खाने से पहले खाता हूँ, और उसे खाने के बाद जो मेरा लंच है वो फिर हल्का रह जाता है। तो मैं दाल ज़रूर खाता हूँ अपने लंच में, और एक जो भी मेरे घर से कोई सब्ज़ी बनती है, ठीक है ना। हम पनीर को अवॉइड करते हैं और नॉन वेज भी मैं नहीं खाता हूँ। हाँ सर, गीता की बात कर रहे थे आप। ये गीता का एक श्लोक है जो जीवन को बदल सकता है इंसान। मेरे जीवन को उसने बदला है। मैं सबसे कहूँगा कि उसको पढ़ें और उस यकीन को करें। गीता का श्लोक है, अध्याय नंबर 11 है, श्लोक नंबर 33 है, उससे मुझे सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। उसमें लिखा है, अब संस्कृत तो मुझे याद नहीं है, नहीं सर, आप उसका लेकिन मतलब उसका जो पहली लाइन का जो अर्थ है उसे पढ़ता हूँ। लेकिन नीचे जो बहुत 2 पेज का उसका वो लिखा रहता है भावार्थ, उसको नहीं पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि वो उस आदमी का डिस्टोर्शन है, उस आदमी की ओपिनियन है। उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे लोग सामने हैं, जब अर्जुन कहता है कि मैं इनको क्यों मारूं, तो वो कहता है कि तुम इनको नहीं मार रहे हो, ये तो ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जो तुम्हें जिंदा दिखाई दे रहे हैं वो जिंदा नहीं, वो मारे जा चुके हैं। सिर्फ तुम अपना युद्ध तीर उठाओ, गांडीव उठाओ और अपना काम कर दो, और इस जीत का निमित्त मात्र बन जाओ, यानी कि इस विजय का सिर्फ आप एक कारण बन जाओ और इस राज को भोगो। इसमें इतना बड़ा यकीन है मेरे लिए, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ाता हूँ, अगली बार करेंगे उसको, कि याद रखिएगा मेरे लिए यूनिवर्स सब कुछ कर चुका है, सिर्फ मुझे अपने कर्म को करते रहना है। मेरे लिए सब कुछ हो चुका है, यानी कि मेरे लिए ये कुरुक्षेत्र जीता जा चुका है। मुझे भगवान कृष्ण के रूप में यूनिवर्स है मेरे पास, और मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए पूरी तरह से युद्ध जीता जा चुका है। बस वो मुझे ये कह रहा है कि तू अपने नाम से ये ट्रॉफी ले ले और मजा कर। और यही मैं लोगों से कहता हूँ कि यार तू अपना कर्म करता रहे, किसी दिन आपको सफलता नहीं मिली तो रो मत, हो सके उस दिन तुझे बड़े हादसे से किसी ने बचाया हो जिसके लिए तू रोता है, और तू अपना कर्म कर, रोजाना कर, अनुशासन के साथ कर, दृढ़ता के साथ कर, लगातार करता रहे, एंड एक दिन आप इस युद्ध को जीत चुके होंगे। एक सवाल सर और करते हैं, इसको हम लास्ट में लगा लेंगे। ये यंग जनरेशन के लिए सर आप क्या कहेंगे? जो आज की यूथ है वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। जो जो चीज़ें आपने बताई वो सारे सिम्टम, उनको नींद नहीं आती, वो एंजाइटी है, परेशान है, घर परिवार। इसमें हमारा यूथ बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं और सरकारें रेस्पॉन्सिबल हैं। जब आप हमारा यूथ बड़ा हो रहा है, 9 साल 10 साल का हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी डेवलप हो रहे हैं हॉर्मोन्स,
और उसके पास बहुत सारा आपने इंफॉर्मेशन दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी अभी, गूगल उसके हाथ में पकड़ा Exposure दिया ज़्यादा गया, मिले, उसको फ्रीडम दे दी गई है उसके अपोजिट जेंडर के साथ, तो उसके पास फ्रीडम है, और फ्रीडम विदाउट रूल इज़ वेरी डेंजरस। कोई भी स्वतंत्रता बगैर नियम के हमेशा जानलेवा होती है, और वही हो रही है आज हमारे देश में। जहाँ से हम छोड़ कर आए वही होना चाहिए। 9 साल का या 8 साल के बच्चे को आप डालिए गुरुकुल में, वो संस्कृत भी सीखेगा, वो चेस खेलना भी सीखेगा, वो कबड्डी भी सीखेगा, वो कंप्यूटर भी सीखेगा, वो याद रखे गुरुओं की सेवा भी करेगा और उनकी बात सुनेगा भी। आज बच्चे टीचर्स की बात नहीं सुनते, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, मजाक बनाई जाती दोनों की। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, वो कहने लगे राम सर नौकरी करनी पड़ रही है, मजाक बनाते हैं बच्चे, मजाक नहीं बनाते, चिल्लाते हैं मजाक बनाकर। बड़े बड़े स्कूल में अगर हम छोटी कार में चले जाते हैं, हमारे पास मोबाइल 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, इसमें छोटा ही तो मोबाइल रहेगा, छोटी कार रहेगी, और नाम ले लेके चिल्लाते हैं और मजाक बनती है। ये संस्कार आप इस देश के लिए थे क्या? नहीं, कभी नहीं। मेरी और आपकी, मेरी तो मैं अपने गांव में जाता था, मेरे गांव की हर आदमी को ये अधिकार था मेरे पिताजी की तरफ से कि ये आदमी अगर ये बच्चा कहीं भी गलत खेलता मिले तो इसको थप्पड़ मारने, कान खींचने, मुर्गा बनाना है। हम घंटा नहीं छोड़ सकते थे एक भी। हम 1-2 पिक्चर देखने आते थे तो पूरे गांव में शोर ना मच जाए, डरते थे, छुपा के देखते थे, मास्क लगा के, कहीं चाट नहीं खा सकते थे, किसी गुरु के सामने नहीं बोल सकते थे, नहीं तो मेरा लठ बजता था ऊपर चमड़े करके। या मैं ये कह रहा हूँ कि ये टॉर्चर गलत है या अच्छी, इसके बारे बाद में बात करेंगे, वो डिफरेंट। याद रखिएगा कि जब तक आप यूथ को एक सिस्टम नहीं देंगे और उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, तो आप तो कर रहे हैं कि आपने लोहा बना दिया और लोहे को कह रहे हैं इसकी मारुति बना, इसकी मैं कार बनाऊंगा। कैसे बन जाएगी कार? तब बनेगी जब ये एक फैक्ट्री से, एक प्रोसेस से, एक लाइनिंग से होकर गुजराएगा। वो लाइनिंग तो आपने मिस कर दी। उधर से वो बड़ा हो रहा है 10 साल की उम्र में, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, एक गर्लफ्रेंड बना दी, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर उसके साथ गाने चल रहे हैं, मेरे जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर एंग्जाइटी तो आएगी आपके दिमाग में। तो दोबारा आपको सिस्टम को ठीक करना होगा। जो एजुकेशन सिस्टम आप ले रहे हैं, जिसको आप ये कहते हैं मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से सिर्फ वो एक IT का इंजीनियर बन जाएगा और 32 साल की उम्र में एंग्जाइटी का शिकार बनेगा। कितने लोग आप एक बहुत अच्छे IT इंजीनियर बन सकते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट बन सकते हैं, आदमी कब बनोगे? आदमी बनना जरूरी है देश, पहले समाज के लिए, परिवार के लिए। मैं लोगों से कई बार कहता हूँ, इंसान बने हो क्या? बिल्कुल इंसान बनना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया राम सर, आपने समय दिया और बहुत सारी बातें हुई और बहुत लोगों को जानकारियां मिली, और हम आगे फिर बात करेंगे, कुछ और मुद्दों बात करेंगे जिससे लोगों को और फायदा मिले और लोग स्वस्थ रह सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।